नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले? यस सर। पिछली क्लास में हमारा ये डेफिनेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया था और अब हम बात करते हैं आगे की। अगला चैप्टर आ रहा है आपके सामने, चार्जेबिलिटी और गुड्स एंड सर्विसेज का। तो दो एलिमेंट है इसके अंदर। पहला ये आएगा एंड उसके बाद में ये आएगा गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से बता दूं, ये बुक कॉम्पैक्ट बुक है सी इंटरमीडिएट की। इट इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट crajkumar.com। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 1 की। इसमें बताता है कि ये जो एक्ट है भाई, इसका पूरा नाम क्या है, जरा वो बात कर लेते हैं। छोटा नाम CGST एक्ट करके है, मतलब वही सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 हो गया। एक्सटेंट कहां तक फैला हुआ है? संपूर्ण भारत में इसका राज चलता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही दिखाई देता है। कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चार्जिंग सेक्शन 9 आता है। किसी भी टैक्सेशन लॉ के अंदर आपको चार्जिंग सेक्शन पक्का देखने को मिलता है, जो कि उस टैक्स की चार्जेबिलिटी, लेविएबिलिटी क्रिएट करता है। तो यहां पर सेक्शन नंबर 9 है। सेक्शन नंबर 9 के 5 हिस्से हैं, यानी कि 5 सब सेक्शन हैं। पहला और जो दूसरा इसका सब सेक्शन है, इसमें जनरल प्रोविजन दिया हुआ है। बेसिकली यहां पर एनसीएम के अंदर जब सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करता है, ये उसकी बात यहां पे करके चलता है। जो 9(3) और 9(4) होंगे, इसमें आरसीएम का जिक्र किया जाएगा। और जो आपका 9(5) है, इसमें बोलते हैं नीदर एनसीएम नॉर आरसीएम। मतलब होता ना कि पति पत्नी और वो, यहां पर कोई वो होगा जो जीएसटी का पेमेंट करेगा। चार्जेबिलिटी किसके ऊपर क्रिएट और किस तरह से करी जाती है। तो भाई यहां पर आकर जो सेक्शन 9, 1 और 2 है, तो इसमें काम करो, जो बाबा की बूटी का चार्ट आपने पढ़ा था ना, उसके हेडिंग्स को कनेक्ट कीजिए। कैसे भला? बाबा की बूटी का जो चार्ट्स है वो आपका मैंने फ्री रिसोर्स crajkumar.com पर डाल रखा है, वो पहले भी मैंने आपको बताया था। उसमें पहला बॉक्स होता है गुड्स और सर्विसेज। दूसरा उसमें होता है कि भाई सप्लाई है या नहीं है। तीसरा उसमें होता है कि भाई इंट्रा है या इंटर है, आप हमें ये बता दीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि वो टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होनी चाहिए। एग्जाम्पशन में अगर आ जाता है तो भैया फिर बात नहीं करेंगे जीएसटी की। उसके बाद बात करता है कि कॉम्प्यूटेशन जीएसटी की कैसे करी जाएगी। कॉम्प्यूटेशन हो जाने के बाद जब जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा तो पूछेंगे कि ये बताइए इसका पेमेंट कौन करेगा, तो वहां पर आरसीएम आ जाता है। जीएसटी का पेमेंट कब किया जाएगा, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। और उसके बाद आपके कंप्लायंसेस लाइक जीएसटी का पेमेंट करना, रिटर्न फाइलिंग वगैरह वगैरह ये आ जाते हैं। तो आप इन डॉट्स को कनेक्ट कीजिएगा, यहीं से आपका चार्जिंग सेक्शन निकलकर आ जाएगा। पहले में आता है गुड्स और सर्विस। इसका मतलब ये हो गया कि जो जीएसटी लेवी होगा वो गुड्स या सर्विसेज या बोथ के ऊपर लेवी किया जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भाई 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अभी जीएसटी नहीं है और ना ही आपका शराब के ऊपर है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। सप्लाई का होना मैंडेटरी है, लेकिन सप्लाई होनी कैसी चाहिए? चूंकि मैं सीजीएसटी का सेक्शन यहां पर पढ़ रहा हूं और सीजीएसटी लगता है आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए, तो सीजीएसटी को लेवी करने के लिए तो हमारी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होनी चाहिए। ऐसा ही चार्जिंग सेक्शन आपको आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन उसमें अंतर यह आ जाता है कि भाई वहां पर इंटर स्टेट होना चाहिए फॉर लेविएबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। ठीक है। अब आगे बोलते हैं कि भैया ये जो काम हुआ है गुड्स या सर्विस की सप्लाई अगर टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होती है तभी आपका जीएसटी लेवी हो सकता है। अगर एग्जम्पशन में चले जाते तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां तक की बात होने के बाद आपका जीएसटी लेवी हो जाता है और उसके बाद कहता है कि भाई जीएसटी का जो कॉम्प्यूटेशन है वो नॉर्मल तरीके से किया जाएगा। यहां पर एक असेसेबल वैल्यू होगी, प्रेस्क्राइब्ड तरीके से वैल्यू को निकाला जाता है और प्रेस्क्राइब्ड जो रेट है उससे आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। प्रेस्क्राइब्ड रेट क्या है? सीजीएसटी का जो प्रेस्क्राइब्ड रेट है, नॉर्मली हम देखते हैं कि मैक्सिमम रेट 14% है। 14% एसजीएसटी का हुआ, कुल मिलाकर 28% का रेट आपके सामने बन जाता है। लेकिन जो थ्योरेटिकल रेट है जीएसटी का वो 40% है। जैसे आपकी बाइक के अंदर स्पीड होती है 200 की थ्योरेटिकली स्पीडोमीटर के मुताबिक, लेकिन वो 200 की स्पीड पे भाग नहीं पाती क्योंकि इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा होता है 120 किलोमीटर पर आवर पर, वो वहीं तक भाग सकती है। बिल्कुल ऐसे ही स्पीडोमीटर के मुताबिक ये रेट 40% तक जा सकता है अगर सरकार चाहे तो, लेकिन एज ऑफ नाउ इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है 28% पे। अगर 40% पे मैक्सिमम जाएगा तो भैया 20% प्लस 20% ये रेशो यहां पर निकल के आएगा। तो सीजीएसटी का थ्योरेटिकल मैक्सिमम रेट 20% का, बट प्रैक्टिकल मैक्सिमम रेट एज ऑफ नाउ 14% का यहां पर दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में
आरसीएम की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 9192 आपके एनसीएम संबंधी हैं। तो यहां पर बोलेंगे जो सप्लायर है वो जीएसटी का पेमेंट करेगा बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सप्लाई और ड्यू डेट पर अपना पेमेंट कर देगा। ये है आपका 91 और 92। वो सारी बात आपकी यहां पर लिखी हुई है, बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे करके बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला नंबर आता है कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ मामलों के अंदर रेसिपिएंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। रेसिपिएंट को भरना पड़ेगा कब कब? इसके लिए पावर देने वाले जो सेक्शन है वो 93 और आपके 94 यहां पर निकल कर आते हैं। 93 आपका सेक्शन भाई साहब ये कहता है कि बाबूजी बात सुनिएगा कि कुछ स्पेसिफाइड हमारे पास में सर्विसेज होंगी, उनके संबंध में जीएसटी भरने की जो लायबिलिटी होगी वो रेसिपिएंट की यहां पे रखवाई जाएगी। आखिरकार आरसीएम लगाया क्यों जाता है, ये सारी चर्चा मैं करूंगा आरसीएम के चैप्टर में जाकर। फिलहाल ये बता दूं कि आरसीएम तब लगाया जाता है जब सप्लायर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता सरकार का, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं। कुछ लोगों पर सरकार का ट्रस्ट नहीं होता, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो एजेंसी चलाते हैं उन पर ट्रस्ट नहीं होता, वकील साहब से डर लगता है, एजेंट जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होते हैं। तो जहां जहां तकलीफ हो रही है जीएसटी को कलेक्ट करने में सप्लायर से, सरकार वहां पर अपना आरसीएम लगा देती है। और आरसीएम ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से किसी पे भी लगा देंगे। नोटिफाइड सर्विसेज हैं, 20-25 सर्विसेज हैं, 7-8 तरह के गुड्स हैं जहां पर कि आपका आरसीएम लगाया जाता है। गुड्स के ऊपर का जो आरसीएम है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे। और जो 20-25 आपकी सर्विसेज हैं जो आरसीएम के दायरे में आती हैं, उनकी चर्चा हम 1 by 1 आरसीएम के चैप्टर में जाकर करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आरसीएम क्या है। मतलब जिस दिन मेरे ऊपर से सरकार का भरोसा उठ गया कि भैया ये जीएसटी की चोरी करते हैं, जीएसटी का पेमेंट ठीक से नहीं करेंगे, तो आपसे कहा जा सकता है कि भैया आप जीएसटी का पेमेंट सर को मत करना, डायरेक्टली कर दीजिए। मान लो मेरी फीस 10,000 प्लस जीएसटी 11,800 है, तो अगर आरसीएम लग गया तो बोलेंगे 10,000 सर को देना, 1,800 जाके सरकार को डायरेक्ट जमा करा देना। आरसीएम लगने से किसी की फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई बहुत बुरा या बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। जब जब सप्लायर से कलेक्शन में दिक्कत होती तो सरकार रेसिपिएंट को बोल देती कि आप यहां पर जीएसटी का पेमेंट कर दीजिए। लेकिन बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि आरसीएम सरकार ऐसे मुंह उठा के किसी के ऊपर भी नहीं लगा देती है। किसी ने कहा कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। आरसीएम सिर्फ उन्हीं सर्विसेज में लगेगा, उन्हीं कैटेगरीज में आके लगता है जहां पर सरकार को भरोसा होता है कि सप्लाई नहीं, लेकिन रेसिपिएंट जीएसटी भर देगा। आपके हमारे केस की प्रैक्टिकल अगर हम बात करके चलें तो यहां पर आरसीएम नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट, और आरसीएम के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाता है। तो सरकार ये बात जानती है कि प्रैक्टिकली स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकते कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी भर दीजिए, तो आपके हमारे केस में कभी भी आरसीएम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी शंपनी होते और हमसे सरकार का भरोसा उठ जाता तो फिर उस कंपनी से जरूर कहा जा सकता था कि भैया आप आरसीएम में आके जीएसटी का पेमेंट कर दीजिए। तो जब जब आरसीएम लगाया जाता है तो वहां पर जो रेसिपिएंट होता है उसकी भूमिका डबल हो जाती है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो, तुम सप्लायर भी हो। सप्लायर की तरह हम आपको ट्रीट करेंगे आपका जीएसटी पेमेंट करने के लिए, और तुम रेसिपिएंट होकर अपनी किताबों में आईटीसी भी बुक कर लेना। यानी कि माता भी तुम ही हो और पिता भी तुम ही हो, रेसिपिएंट तो हो ही हो, साथ में सप्लायर की कैटेगरी में हम आपको ही मानकर चलेंगे और आपसे ही जीएसटी का पेमेंट लेंगे। अगर लेट लतीफी या देरी हो गई तो भैया इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए आप तैयार रहिएगा। जैसे सप्लायर के ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लगाते हैं वैसे करके आपके ऊपर भी लगा दी जाएगी। ऐसा करके यहां पर बोल दिया जाता है। मुंह फुला के मत बैठो, थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल रखा करो। उसके बाद 94 आता है, भैया बड़ा भयानक सा यहां पर कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आई थी। इन्होंने कहा था कि भाई अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और अगर वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो यहां पर आरसीएम लगा दिया जाएगा। अब समझना जरा बात को, यहां पर अगर बंदा कोई रजिस्टर्ड होता और वो आगे सप्लाई करता है तो सरकार इससे जीएसटी वसूल कर लेती है। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड है, मान लो उसका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख के नीचे जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इसका, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बंदा जीएसटी नहीं भरेगा। तो सरकार ने इसकी गर्दन जाके पकड़ ली कि भैया तू जीएसटी का पेमेंट करेगा। आरसीएम जब एप्लीकेबल होता है तो 10 लाख या 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, मैंडेटरली आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो सरकार ने कहा कि भैया अगर रजिस्टर्ड तू दे दे, नहीं है तो उससे ले लेंगे। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी यहां पर आ जाएगा, जो कि कतई गलत हो जाएगा। इसका बहुत विरोध किया गया। हमने कहा सरकार अगर यही करना है तो 10-20 लाख की लिमिट को मिटाकर फेंक दो ना किसी गड्ढे के अंदर, क्योंकि अगर बंदा 10-20 लाख से ऊपर गया तो ये भरेगा, नहीं गया तो आप इससे ले लोगे। आप तो लोगे लोगे, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, ऐसा थोड़ा होता है। इसका विरोध हुआ, सरकार ने फिर से लिमिटेड कर दिया कि भैया इस क्लॉज को, इस कॉन्सेप्ट को हम सभी के ऊपर लागू नहीं करेंगे, इसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए एज ऑफ नाउ यहां पर लागू किया गया है कि अगर यहां पर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो किसी रजिस्टर्ड बिल्डर या प्रमोटर को सर्विस देता है तो रजिस्टर्ड बिल्डर या प्रमोटर जो होगा वो जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। डिटेल में बात करेंगे हम अपने रिवर्स चार्ज के चैप्टर में जाकर, वहां कुछ ऐसे बात करेंगे जैसे मान लीजिए सीमेंट की सप्लाई कर रहा है तो भले ही ये बंदा अनरजिस्टर्ड है तो लेकिन यहां पर सीमेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज में इससे जीएसटी ले लिया जाएगा। इस तरह की कुछ बातें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर देखा जाए राजनीति के एंगल से तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपना जीएसटी भी भरे और दूसरे का लोड भी खुद सहन करके चले? इसके कंप्लायंस भला ये क्यों पूरा करे? तो ये जो प्रमोटर बिल्डर
रजिस्टर्ड आदमी है, ये ऐसे व्यक्ति से कभी भी ट्रांजैक्शन करना ही नहीं चाहेगा। ये बोलेगा मैं तो रजिस्टर्ड से ट्रांजैक्शन करूंगा ताकि वो अपना जीएसटी खुद से भर पाए। तो ऐसे हालात के अंदर इस व्यक्ति का बिजनेस लूज होगा और इसे ना चाहते हुए भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएगा तो क्या मुंह लेकर जाएगा? कौन हो तुम? 10-20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर चला गया? जी नहीं, वहां पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है पोर्टल पर जाकर। समय नहीं वरना मैं आपको दिखाता, रिवीजन वीडियो चल रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता अभी आपको। तो वहां पर एक कैटेगरी आती है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर जाकर ये बंदा अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। लेकिन मेरी नजरों में ये आपका वॉलंटरी नहीं, ये फोर्स्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए वरना आपका धंधा चौपट हो जाएगा। अभी सरकार ने सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए ही इसे स्पेसिफाई किया है, आगे चलकर हो सकता है सरकार इसे आगे भी और सेक्टर के लिए इसे अप्लाई कर दे। डिटेल चर्चा 9394 की जाएगी आरसीएम के चैप्टर में जाकर। यहां पर सिर्फ पावर जनरेट की है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम रेसिपिएंट से भी जीएसटी वसूल कर सकते हैं इन सिचुएशंस के अंदर। आगे आता है आपका 95 करके। यहां पर होता क्या मैं आपको बताऊं। देखो बाबू, मेरे बात ऐसी होती कि अगर मान लीजिए ये आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर यहां पर आता है, आप सबसे पहले चेक करो कि ये सर्विस में डील करने वाला व्यक्ति है या फिर गुड्स की डीलिंग यहां पर की जा रही है। अगर सर्विस में डील करता है तो यहां पर 3 प्रकार की सर्विस का अलग ट्रीटमेंट है, HMT करके यहां पर अलग आता है। बाकी जो अदर आपकी सर्विस होती है उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है और गुड्स के केस में भी आपका ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है। यहां 95 के अंदर इस वाले एरिया को कैप्चर किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि एच का मतलब होटल अकोमोडेशन। बहुत सारे लोग ऐसा काम करके चलते हैं कि भाई, जैसे मैंने देखा था देहरादून के अंदर ये होटल कल्चर वहां पर बहुत ज्यादा है, वहां स्टूडेंट भी रहते थे, छोटे छोटे कमरे भी बने हुए होते हैं जो किराए पर उठाए जाते हैं, मतलब एक एक 2-2 रात वाले वहां पर भी ये अवेलेबल होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपने घर का जो बाहरी कमरा होता है उसे ओयो से लिंक करा देते हैं और ओयो का बोर्ड वहां पर लग जाता है, छोटी सी वैल्यू के ऊपर कमरा उठा दिया जाता है, वैसे करके बात करके चलते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर उस व्यक्ति से जो एक कमरा किराए पर उठाकर अपना होटल के टाइप में चला रहा है, क्या उससे जीएसटी वसूल करना संभव होगा? द आंसर इज नो। ऐसे हालात के अंदर जब आपका सप्लायर यानी कि होटल वाला छोटा होता है तो ओयो को बोल देते कि भैया तू ही जीएसटी का पेमेंट करेगा। ओयो बोलेगा भाई साहब मैं कौन हूं, मैं ना तो सप्लायर हूं। सप्लायर कौन है? वो छोटा व्यक्ति जो कि एक कमरा किराए पर चला रहा है। रेसिपिएंट कौन है? जो उस कमरे में जाके रह रहा है। अब तू कौन है कि मैं खामो खा। यहां पर जो बुकिंग एजेंट है आपका ओयो, इसकी गर्दन पकड़ ली कि तुझे डीम्ड सप्लायर यहां पर माना जाएगा और आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर होटल बड़ा है, सक्षम है, 10-20 लाख से ऊपर का उसका टर्नओवर जा रहा है, तो वैसे हालात में उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। डीमिंग का प्रोविजन मजबूरी में बनाया जाता है, डीमिंग फिक्शन मजबूरी में क्रिएट किए जाते हैं। अगर होटल वाला खुद सक्षम है तो वो जीएसटी का पेमेंट खुद से यहां पर कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, होटल अगर छोटा है तो ओयो देगा, होटल अगर बड़ा है तो खुद ही जीएसटी का पेमेंट यहां पर कर देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एम आता है यहां पर निकलकर। एम का मतलब है मिसलेनियस यूटिलिटीज, जैसे कि आपका अर्बन क्लैप हो गया। तो वहां पर आकर बोलते हैं कि इनसे भी छोटे छोटे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई इस तरह के कारपेंटर है, लाइक ड्राई क्लीनर है। अगर छोटे छोटे व्यक्ति हैं, अगर 10-20 लाख के दायरे में ही आ रहे हैं, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है अर्बन क्लैप, उसे डीम्ड सप्लायर बना दिया जाता है। वो जीएसटी का पेमेंट सरकार को करके चलेगा इस सर्विस के ऊपर। हालांकि वो ना तो सप्लायर है ना वो रेसिपिएंट है, लेकिन उसको यहां पर बीच में पकड़ लिया जाता है कि आप ही जीएसटी का पेमेंट करोगे। लेकिन अगर उससे जुड़े जुड़े मान लीजिए कोई सलून वाला है या कोई ड्राई क्लीनर है, अगर वो बड़ा है, 10-20 लाख से टर्नओवर उसको ऊपर जा रहा है, तो वो खुद अपना जीएसटी का पेमेंट कर देगा। फिर वैसे में डीम्ड प्रोविजन बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं टी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की यहां पर बात की जाती है कि भैया अगर इसमें जैसे मान लो जो आपके ये होते हैं ना उबर ओला वगैरह, तो यहां ड्राइवर होता है रियल सप्लायर, बेसिकली अपनी टैक्सी लेकर जाता है। उबर की अपनी कोई टैक्सी है नहीं, अपनी टैक्सी से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की वो सर्विस दे रहा होता है। तो इस मामले के अंदर क्या करके चलते हैं मैं आपको बताऊं भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, कि ड्राइवर से हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसका टर्नओवर 10-20 लाख से ऊपर जा रहा होगा या वो अपना जीएसटी का पेमेंट करेगा। तो ऐसे वाले मामले के अंदर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है ऑलवेज वही जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, एच के अंदर होटल अकोमोडेशन में दोनों बातें हो गई, या तो रियल वाला दे देगा नहीं तो ओयो देगा। एम के अंदर रियल वाला सक्षम है, 10-20 लाख से टर्नओवर ऊपर है तो वो देगा, नहीं तो अर्बन क्लैप देगा। इसमें ऑलवेज उबर ओला वही यहां पर जीएसटी का पेमेंट करके चलेंगे। बाकी केस में क्या होगा, बाकी सर्विस जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट है और वो स्विगी से आपका अटैच कर रखा है, तो रेस्टोरेंट वाला जो रियल सप्लायर है वही जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। गुड्स के मामले में आपको बताऊं, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर मान लीजिए मैं एक वेंडर हूं, गुड्स बेचता हूं और मेरा फ्लिपकार्ट से यहां पर लेना देना चल रहा है, तो यहां पर जो कस्टमर को माल जाता है तो बिलिंग वगैरह मैं ही करके चलता हूं और मुझे ही यहां पर नॉर्मल तरीके से जीएसटी का पेमेंट
करना पड़ेगा। जो रियल सप्लायर है वही जीएसटी का पेमेंट यहां पर करेंगे। इज इट ओके? यस सर। और कोनो दिक्कत वाली बात सर जी यहां पर नहीं है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि जो गुड्स वाले सप्लायर हैं, जो फ्लिपकार्ट वगैरह ई कॉमर्स ऑपरेटर से कनेक्टेड होते हैं, इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर वाले हैं, एक रेस्टोरेंट अगर स्विगी से अपना रजिस्टर्ड लिंकअप हो रखा है तो रेस्टोरेंट वाले को, सर्विस देने वाले को ऑलवेज 10-20 लाख की एग्जम्पशन के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये मैंने आपसे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर से थोड़ा सा लिंक करके यहां पर बताया है। कहने का मतलब है कि एचएमटी में स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में आता है। बाकी केस के अंदर जो रियल सप्लायर है वही अपना जीएसटी का पेमेंट करके चलता है। तो ये मैंने आपको बताया चार्जिंग सेक्शन, जिसमें हमने क्या क्या देखा मालिक। नंबर 91, 92 पर एनसीएम, बाबा की बूटी के सारे पॉइंट लिंक कर दिए। 93, 94 के अंदर आरसीएम और 95 के अंदर नीदर आरसीएम नॉर एनसीएम और एचएमटी की बात यहां पर आपकी करी जाती है। ठीक है, ये सारी चर्चा आपकी यहां पर लिखी हुई है। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने गुड्स। और हां, एक चीज छोटी सी मैं आपको और बताऊं, अगर हम इंपोर्ट की बात करके चलते हैं तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो होता है वो आपका आईजीएसटी लगाया जाता है। और ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी आईजीएसटी जो होता है उसका लेवी और कलेक्शन जो किया जाता है वो कस्टम टैरिफ एक्ट के मुताबिक ही किया जाता है। तो सारा का सारा इंपोर्ट ड्यूटी से वो आपका कनेक्टेड होता है कि जहां आप जब जैसे और जिस तरह से आप इंपोर्ट ड्यूटी भर रहे हैं उसी तरह से इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आप जीएसटी का पेमेंट करके चलेंगे। सर व्हाट अबाउट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज? इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में डायरेक्ट रिवर्स चार्ज के अंदर जो रेसिपिएंट आदमी वो जीएसटी का पेमेंट करेगा। तो सर गुड्स में ऐसा क्यों है? गुड्स में ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर कस्टम एक्ट बीच में आ जाता है, कस्टम डिपार्टमेंट बीच में आ जाता है, इसलिए सारा जिम्मा एजेंट के तौर पर उसी को दे रखा कि भैया आप ही लेवी और कलेक्ट करो और बात खत्म करो, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो ये हो गया आपका चार्जिंग सेक्शन। और यहां से चर्चा की जाती है मालिक गुड्स और सर्विसेज की। जो बाबा की बूटी के अंदर मैंने आपको डायग्राम दिया जिस्ट ऑफ जीएसटी का, जो आपका अवेलेबल है crajkumar.com फ्री रिसोर्सेज के अंदर। अब हम पूरे उसी पैटर्न पर यहां से आ जाते हैं, क्या गुड्स है, क्या सर्विस है और क्या कुछ भी नहीं है। गुड्स के अंदर जो हमारी बातें है वो 3 भागों में डिवाइड की जाती है। नंबर 1, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे यहां पर गुड्स कहा जाएगा। मूवेबल किसे कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके बिना किसी डिसमेंटलिंग के, बिना किसी अंग भंग के। अगर मूव हो सकता है प्यार से, देखो मगर प्यार से चला जाए तो चालू है, वरना ना जाए प्यार से तो भैया फिर चालू नहीं है, फिर तो मतलब वो इमूवेबल में काउंट किया जाएगा। दूसरा, कुछ कंफ्यूजन आ जाती कि लाइक खड़ी हुई फसल है, पेड़ है, ये है वो है, साइनेज बोर्ड वगैरह होते हैं, ये सब आपके मूवेबल कहे जाएंगे या इमूवेबल कहे जाएंगे। तो क्लैरिफाई किया कि भैया ये भी आपके मूवेबल ही कहे जाएंगे। जो एक्शनेबल क्लेम होता है, तीसरे पार्ट पर आकर उसकी बात करते हैं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब कॉन्टिंजेंट एसेट से होता है, जैसे कि मान लीजिए लॉटरी का टिकट हो गया, अनसिक्योर्ड डेट्स हो गए, है ना, और इस तरह पेंडिंग लिटिगेशंस हो गए आपके, तो ये एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। और एक्शनेबल क्लेम को यहां पर गुड्स माना जाता है। लेकिन वो बात अलग है कि जब हम सप्लाई वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को छोड़कर बाकी फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो होती हैं उनको सप्लाई से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पुराने समय के अंदर लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग के ऊपर एक टैक्स जाता था और बाकी फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम के ऊपर कोई टैक्स नहीं जाता था। उसी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए अब क्या किया गया कि लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग के ऊपर जो टैक्स लगता था वो जीएसटी के अंदर शामिल हो गया। अब सरकार का वो रेवेन्यू आना बंद हो गया, तो उस रेवेन्यू को सरकार जीएसटी से कॉम्पनसेट करना चाहती है। तो इसलिए लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को गुड्स बनाया, सप्लाई बनाया और उसके ऊपर जीएसटी भी लेंगे। बाकी फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो हैं उनको सप्लाई बनने से रोक दिया, ताकि उन पर कोई किसी प्रकार की कलेक्शन ना पहले होती थी और ना ही अब होनी चाहिए। ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। सर्विस क्या है? सर्विस जो होती है भाई, इसका सीना बहुत चौड़ा कर दिया कि भाई साहब ऐसा करके है। देखो, अगर कोई चीज इस ब्रह्मांड में या तो गुड्स बनेगी और अगर गुड्स नहीं बन पाई तो उसे सर्विस बना दिया जाएगा। इस प्रकार से बड़े दिल वाली परिभाषा यहां पर आपकी लिखी हुई है। सर्विस 2 तरह की हो सकती है, एक आपकी एक्टिव मोड में सर्विस हो सकती है, डू समथिंग, और एक आपकी पैसिव मोड में सर्विस हो सकती है। पैसिव मोड की मतलब नॉट टू डू समथिंग। अगर मैं आपको कहूं कि भैया आप तो आईडीटी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एक काम करना, आप तो मुझे कंपटीशन दोगे, एक काम करते हैं, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं और आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दीजिए कि आप कभी भी जीवन में कभी भी ना सीए, सीएमए एटसेट्रा ऑफलाइन ऑनलाइन ऐप के ऊपर, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, सैटेलाइट पे, फेस टू फेस, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कभी नहीं पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं। तो ऐसे हालात के अंदर जो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे वो भी एक सर्विस के तौर पे आ जाएगा। आपने कुछ करने के बदले ये पैसे मिल रहे हैं, आप कुछ ना करने के बदले, जी कुछ ना करने के बदले आपको पैसे मिले हैं, इसलिए यहां पर आकर आपका ये सर्विस के रूप में काउंट कर लिया जाता है और ये जीएसटी के दायरे में भी आपका आ जाएगा।
ऐसे करके बोल दिया जाता है जितनी भी तरह के डील कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं, मैंने होटल बुक किया, एडवांस पेमेंट कर दिया है और वहां पर आकर कहते हैं कि भैया अब डील आपने कैंसिल कर दी, तो जो भी कैंसिलेशन चार्ज होंगे लाइबल टू जीएसटी होगा। किसी व्यक्ति की शादी थी, फार्म हाउस बुक कर दिया, घोड़े वाले को बुक कर दिया, बैंड वाले को बुक कर दिया, लेकिन शादी कैंसिल हो जाती है। ऐसे हालात के अंदर जो अमाउंट आप बुकिंग का देख रहे थे वो फोरफीड हो जाएगा। अब 5,000 रुपए आप बैंड वाले को दे आए थे, उसको बोलना जाके भैया अब बैंड मत बजाना क्योंकि मेरा बैंड पहले ही बज चुका है, अब तू वहां पर ढोल मत बजियो कि आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी होगी भाई सब, पहले ही खत्म हो गई यार की शादी। तो ऐसे हालात में अमाउंट फोरफीड कर लेगा और फोरफीड जो अमाउंट किया गया है वो भी आपका एक सर्विस के तौर पे काउंट किया जाएगा और वो भी यहां जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, राइट। उसके बाद नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज, ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है, ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो गुड। नीदर गुड्स नॉट सर्विस, मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विसेज है। ये सुनते सुनते आपके कान भी पक गए होंगे कि मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विसेज है, लेकिन एक्टिविटीज इन रिलेशन टू मनी और सिक्योरिटीज जो होती है वो आपकी सर्विस के तौर पे काउंट की जाती है। जैसे कि मान लीजिए मनी का कन्वर्जन करा रहे हैं, मतलब छुट्टे पैसे करा रहे हैं, डिनोमिनेशन चेंज करा रहे हैं, मनी की फॉर्म चेंज करा रहे हैं, लाइक डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, तो इसमें जो कमीशन अमाउंट होता है उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाता है। इंडियन रुपीस के बदले फॉरेन करेंसी ले रहे हैं, बीच में जो कमीशन होगा उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ऐसे शेयर्स के संबंध में जो ब्रोकरेज होती है, अगर आप शायद खुद भी काम करते हो ये शेयर ट्रेडिंग वगैरह का, जीरोधा और ऐसे करके कई सारे ऐप हैं जहां पर ये छोटी मोटी ब्रोकरेज लेते हैं, वो ब्रोकरेज जो होगी वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगी। लेकिन जो शेयर्स की सिक्योरिटीज की आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन ब्रोकरेज पर जीएसटी पक्का पक्का आ जाएगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पे लगता है एसटीटी लगता है, शायद 1% से लगाया जाता है, तो उस पर शेयर की ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लग जाएगा, लेकिन जो ब्रोकरेज है उसके ऊपर आपका जीएसटी लगाया जाएगा। ऐसे करके हमारी ये बात हो जाती है गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। आगे 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके बैक टू बैक, एक सप्लाई का है और उसके बाद में आएगा फिर इंट्रा और इंटर वाली प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपके लिए यहां पर सप्लाई और सप्लाई के बाद चैप्टर आएगा आपका टैक्सेबल पर्सन का। पिछली बार अभी मैंने पढ़ाया था उसे और इस बार के लिए कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं है, तो इन 2 चैप्टर का रिवीजन वीडियो मैं यहां के आगे ऐड कर रहा हूं, आप एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं सप्लाई की और ये यहां पर जो हमें पढ़ना है बेसिकली मेरे लाल मेरे कबूतर, आप ये तो जानते हो कि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। अगर सप्लाई ना होती तो कुछ भी ना होता है। एक गाना भी तो, मैं भी ना होता, मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होती और मैं भी ना होता। तो सप्लाई ना होती तो कुछ भी ना होता, सच में जीएसटी लग ही नहीं पाता। तो अब क्या सप्लाई है क्या नहीं है वही सारा चिट्ठा यहां पर देखने के लिए जा रहे हैं। दिस इज द बैकबोन फॉर लेविंग ऑफ जीएसटी। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेक्शन नंबर 7 यहां आपका आएगा और इसकी सपोर्ट के लिए 1 नहीं 2 नहीं पूरे के पूरे 3 शेड्यूल यहां पर आपके लगा दिए जाते हैं। इसकी सेवा पानी करने के लिए, इसका पानी भरने के लिए 3 शेड्यूल यहां पर आपके आ जाते हैं। सर अब मेरठ आया था, हमें तो मिलना था, बस ये भूल गया, मैं आपको इंटीमेट करना भूल गया। मैं आया था मेरठ और मैं एक रात मेरठ में रुक के आया और मैं आपको बताना भूल गया, ये मेरी गलती है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। सप्लाई का डिस्कशन बेसिकली आपका ये मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके 4 हिस्से हैं। सेक्शन 7 के अंदर इसका ABC करके पार्ट आ रहे होते हैं और उसके बाद में फिर सेक्शन 8 यहां निकल कर आता है। अब सेक्शन 7 के अंदर जो पार्ट A है इसमें यह बताया जाएगा कि सप्लाई क्या है, कब बनेगी आपकी ये सप्लाई। इसके अंदर 2 बातें होती हैं, एक होता है ABC टेस्ट मेरे बच्चा, एक्टिविटी होनी चाहिए ड्यूरिंग द बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए और साथ में त्वड्डा ये भाई साहब हरी हरी पत्ती होनी चाहिए, कंसीडरेशन भी होना चाहिए। अगर ये ABC टेस्ट फुलफिल हो जाता है तो घटना को सप्लाई बना दिया जाएगा, ठीक। इसके साथ साथ में एक छोटी सी बात और बोली जाती है कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो उसे भी यहां पर सप्लाई बनाया जाएगा यदि वो आपकी कंसीडरेशन के साथ में है तो। लेकिन अब फर्स्ट पहली पसंद तो यही बनती है कमला पसंद, मतलब कंसीडरेशन है तो ही सप्लाई बनेगी। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना कंसीडरेशन के ही सप्लाई बन जाए? संभव है, आज के जमाने में हर चीज संभव है। तो 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3-4 चीजें हैं, 4 एलिमेंट हैं जहां पर भले ही तो अड्डा कंसीडरेशन ना हो भाई साहब, उसके बावजूद भी उसको सप्लाई बना दिया जाता है, जिसे हम बुला सकते हैं RBI की एजेंसी के नाम से, जिसे पुकारा जा सकता है। R का मतलब होता है
रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस, मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, मतलब जहां पर ऐसे संबंध आते हैं जहां पर ब्लड रिलेशंस बेसिकली आ जाते हैं, इन्हें बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के नाम से जाना जाता है। मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, पर दुनिया को लेना है, हमें तो कुछ नहीं लेना दुनिया से, लेकिन मोदी जी को लेना क्या, जीएसटी लेना कि तुम आपस में रिश्ते निभाइए, एफओसी ट्रांजैक्शन करो कि मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, पर मोदी जी जरूर इस पे जीएसटी लेके चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, भले ही कंसीडरेशन बीच में ना हो, बावजूद इसके उसकी ऐसी की तैसी उसे सप्लाई बनाया जाएगा और उस पर जीएसटी यहां पर लिया जाएगा। साथ में यह भी सुनने को मिलता है दो जिस्म एक जान, ओए होए होए होए, कहने को तो दो हैं लेकिन होते एक ही हैं। सरकार कहती है भले ही एक हो लेकिन मानेंगे दो, भले ही तुम्हारे अनुसार तुम एक हो लेकिन मानेंगे दो, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। अब किसे कहते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट? अब जैसे मान लीजिए अब कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, अब इसका कारोबार, मिस्टर एक्स का कारोबार, एक कारोबार हो गया यूपी में, एक कारोबार है इसका हरियाणा में, मतलब दोनों कारोबारों, दोनों दुकानों के बीच में एक वो आ जाता है, वो कौन? बॉर्डर। हमेशा इधर उधर की बातें सोचते रहते हो। इन दोनों, एक दुकान यूपी में, एक दुकान हरियाणा में है, और दोनों दुकानों के बीच में एक स्टेट का बॉर्डर आ रहा है। तो बॉर्डर आते ही बस अब इनको डीम्ड डिस्टिंक्ट कहा जाएगा। सर ऐसा हो अगर मान लीजिए एक अंडमान में है और दूसरा चंडीगढ़ में है, यानी कि एक दुकान चंडीगढ़ में, एक यहां पर है, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में दुकानें हैं, तो बीच में फिर भी यूनियन टेरिटरी का बॉर्डर आ गया, अब भी दोनों को डीम्ड डिस्टिंक्ट माना जाएगा। कहने को ये एक ही हैं, दो जिस्म लेकिन जान एक की ही है, जिस्म दो हैं लेकिन जान एक की ही है। सरकार कहती है ऐसी की तैसी, अलग हटो, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, जीएसटी चाहिए मतलब चाहिए, इसलिए इनको अलग अलग ही माना जाएगा क्योंकि बीच में बॉर्डर आ रहा है। अच्छा मान लो सर जी एक तो है यूनियन टेरिटरी में और एक चला गया आपका स्टेट के बीच में, तो बीच में बॉर्डर फिर भी आ रहा है, हाँ बॉर्डर अभी भी आ रहा है, तो बॉर्डर आएगा तो भैया दोनों अलग अलग माने जाएंगे। अगर मान लो सर एक इंडिया में है और दूसरा है यूएसए में दुकान इसकी, अब भाई साहब अभी भी अलग अलग माना जाएगा बिकॉज कंट्री का बॉर्डर आ रहा है। तो किसी भी तरह का अगर बॉर्डर आता है एक व्यक्ति के दो कारोबारों के बीच में, तो उसे डीम्ड डिस्टिंक्ट कहा जाता है। तो इनके बीच में आपस में अगर फ्री में भी कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है तो तुम निभाओ, दो जिस्म एक जान, हमें जीएसटी चाहिए, सीधी बात ये है, ऐसे करके। अच्छा एक और बात बताऊं, अगर मान लीजिए सेम स्टेट में है, एक ही स्टेट है, लेट सपोज उत्तर प्रदेश है, यूपी है, और यूपी के अंदर आपके मिस्टर एक्स के दो कारोबार है, एक दुकान यहां एक दुकान यहां है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो बीच में रजिस्ट्रेशन की दीवार आ गई, तो जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन की दीवार आ जाए या स्टेट का बॉर्डर आ जाए, वैसे वाले मामले के अंदर उनको अलग अलग माना जाता है। और यहां पर यही हम कह रहे थे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो या डीम्ड डिस्टिंक्ट के बीच में हो, उसको भले ही एफओसी हो, उसके बावजूद, एफओसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, भले ही वो फ्री में क्यों ना हो, उसके बावजूद भी सप्लाई बनाया जाएगा, एंड चक्की पीसिंग, एंड पीसिंग मतलब जीएसटी लगेगा। बी की बात करते हैं। बी में क्या आता है? बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर। अब ये हमारा बिजनेस है, ये एसी जो लगा हुआ है ये हमारा बिजनेस एसेट है क्योंकि ये हमारी बैलेंस शीट में आ रहा है। अब यहां नीचे थर्ड फ्लोर पे हम खड़े हुए हैं, अभी ग्राउंड फ्लोर पे हमारा बेडरूम है, तो बेडरूम में भी एक एसी लगा हुआ है, लेकिन वो वाला एसी हमारी बैलेंस शीट में नहीं आ रहा है। तो हमें बताइए ऐसे हालात में हम क्या करें बाबू? ये तो मेरी बिजनेस एसेट है, लेकिन जो बेडरूम वाला एसी वो हमारी बिजनेस एसेट नहीं है। तो मेरी बैलेंस शीट में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे एसी हो, चाहे आईपैड हो, चाहे टेलीविजन हो, कोई भी हो, सब हमारी बिजनेस की संपत्ति है। और अगर हम अपने बिजनेस की संपत्ति को यूं ही लुटा देंगे फ्री में, अगर बिजनेस की संपत्ति को यूं ही फ्री में लुटा देंगे, तो हमें तो कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि मालिक तो हम ही है। भाई मेरी संपत्ति में यूं ही लुटाऊं, मेरी मर्जी, मैं यूं ही तो दोनों हाथों से लुटाऊं। लेकिन सरकार कहती है ठहरो, आकाशवाणी हो जाएगी कि जिस संपत्ति को तुम यूं ही लुटा रहे हो फ्री में, उसके संबंध में तुम कुछ ले चुके हो। हमने कहा ले चुके हैं? कह आईटीसी, कह रहे इसका तुम आईटीसी बुक कर चुके हो, और उस दिन तुमने कसम खाई थी, माथे पे टीका लगाया था जिस दिन आईटीसी बुक कर रहे थे, कि मैं कसम खाता हूं कि मैं ताउम्र इस एसेट को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आज तुम अपने हाथों से लुटा रहे हो उसे बीच में ही। तो ऐसे वाले मामले में अगर तुम आईटीसी लेके बैठे हो तो लुटाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम इस घटना को सप्लाई बना देंगे और हमें इसके ऊपर जीएसटी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि तुम इस पे आईटीसी लेकर
बैठे हुए हो पहले से, और अब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम तुम्हें आजादी दे चुके हैं तो खून भी निकाल लेंगे, और खून तब निकलता है जब यहां पर इसे सप्लाई बनाया जाएगा। तो इफ आई एम ट्रांसफरिंग माई एनी ऑफ द बिजनेस एसेट विदाउट एनी कंसीडरेशन in respect of which I have already taken the ITC, then such movement will be called as a supply and liable to GST। हमें बताइए बात समझ में आई या नहीं आई है? अरे वेट कर रहे हैं आपका हम। ठीक है जी, शाबाश शाबाश मेरे बच्चा। अगला आ जाता है यहां पर आपका बी के बाद में आई आ जावत है। आई का मतलब है इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं। अब बताइए कोई फ्री में कौन दे सकता है? हम फ्री की बात कर रहे हैं। अब फ्री में सप्लाई कौन दे सकता है? अरे भैया कोई अपना ही तो होगा जो फ्री में सप्लाई दे सकता है, कोई अपना ही तो होगा, कोई बाहरी तो दे नहीं सकता है। अब तुम मुझसे कहो सर जी अपनी इंटरमीडिएट की जो पेन ड्राइव है जिसमें 30 क्लास है ना, फ्री में दे दो। अरे तुम्हारे लिए जान हाजिर पेन ड्राइव क्या चीज है यार, है? अरे कोई अपना ही दे सकता है, अपना ही, पराए तो पैसे लेते हैं। तो मैंने अपने किसी से इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी, तो भले एफओसी अपना मतलब रिलेटेड पार्टी से या डीम्ड डिस्टिंक्ट से। अब जैसे मैंने अभी कहा था ना कि एक ही व्यक्ति के 2 कारोबार अलग अलग कंट्री में है तो उनको डीम्ड डिस्टिंक्ट कहा जाता है। तो अपने किसी रिश्तेदार से या डीम्ड डिस्टिंक्ट से मैंने वो लिया है, तो फ्री में लिया है, तब भी उसे यहां पर सप्लाई माना जाएगा, बशर्ते कि मैंने उसे बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया हुआ हो। बिजनेस पर जरा ध्यान से सुनने वाली बात है, ऐसे बोलो बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रखा हो ना, तो उसे सप्लाई बना दिया जाएगा। बिजनेस पर्पस के लिए हो, किसी अपने से लिया हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, फ्री हो, तब भी सप्लाई बनाया जाएगा। लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बिकॉज सप्लायर पे यहां सरकार का कंट्रोल होता नहीं है। ऐसे करके आरबीआई, आई का मतलब आ गया भाई साहब आपका ये हो गया एजेंसी। एजेंसी का मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल चाहे एजेंट को दे रिया हो चाहे उससे ले रिया हो, चाहे प्रिंसिपल एजेंट को दे रिया हो या ले रिया हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल या एजेंट एक दूसरे को माल बेचते नहीं भेजते हैं, इसलिए भले ही एफओसी हो बावजूद इसके इसको यहां पर बनाया जाएगा सप्लाई। अच्छा एक और बताऊं, ध्यान दीजिए, मैं उस वाले प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, एजेंट की बात कर रहा हूं जहां पर ऐसा ट्रीटमेंट होता है। जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा और एजेंट ने अपने बायर को आगे बेचा, तो ये वाला जो एजेंट है ये ठीक है, इसे बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल एजेंट। रेस्पॉन्सिबल एजेंट के नाम से जानते हैं, जिसके थ्रू बिलिंग होती है, इनवॉइसिंग होती है। अगर मान के चलिए केस कुछ ऐसा है कि यहां प्रिंसिपल है, यहां आपका ये एजेंट है और यहां ये आपका बायर है, तो इस एजेंट ने दोनों पार्टी को मिलाया और प्रिंसिपल ने बायर को डायरेक्ट बिलिंग कर दी, डायरेक्ट बिल काट दिया ऐसे करके, तो क्या ये वाला एजेंट रेस्पॉन्सिबल एजेंट है? नहीं, ये तो बस दोनों पार्टी को मिलाने का काम किया। जैसे शादी में नहीं मिलाता बिचौलिया, ये लड़के वाले लड़की वाले भैया आपस में देख लो, एक दूसरे को परख लो, और ऐसे करके बिचौलिए ने ब्याह करवा दिया, बात खत्म हो गई। अब मुझे बताइए ब्याह तो यहां पर हो गया है, अब उसके बाद में 6-7 साल बाद जब कट्टर झगड़े होंगे, कट्टर एक दूसरे की दुश्मनी बंध जाएगी इनमें, तो क्या बिचौलिया को पकड़ेंगे? भाई तूने कैसे रिश्ते मिलवा दी भैया? नहीं, उसने कहा भाई साहब मैंने आप दोनों को मिलवाया था, अगर कुछ गलत फंस गए हो तो भैया आपने आप निपटाओ, मैं तो दोनों को इक्वली जानता था, आपस में मिलवाया, तुमको पसंद आया ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन जिनके थ्रू बिल इनवॉइसिंग हो रही है, डायरेक्ट मामला नहीं हो रहा, उनके जो भी होगा उनके थ्रू ही होगा, है ना, खाने में क्या क्या बनेगा सब उन्हीं के थ्रू हो रहा है, तो इन्हें बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल एजेंट। और शेड्यूल 1 के अंदर जिस एजेंट की हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, तो वहां उन वाले एजेंट की बात हो रही है जिनके थ्रू इनवॉइसिंग कराई जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सर जी फाइनल वालों पे भी कृपा कर दीजिए। फाइनल वालों पे कृपा आज शाम को बरसेगी, ठीक है, अभी इंटर वालों पे बरस रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है। इज इट ओके? हाँ सर जी एकदम ओके है। तो आगे बढ़ते हैं मालिक। देखना मैंने कितने सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, कतई जहर लैंग्वेज है। पार्ट ए के अंदर फॉर बीइंग सप्लाई एनी ट्रांजैक्शन एबीसी टेस्ट पास होना चाहिए, बार्टर रेंटिंग वेंटिंग ये सब होना चाहिए एबीसी में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन चलेगा, मतलब जो हम अपने मुखमंडल से आपको बोलकर आप तक पहुंचा रहे हैं सब यहां लिखा हुआ है, पता है। परमानेंट ट्रांसफर आ गया, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्संस यहां पर आ गया। अब रिलेटेड पर्सन कौन है वो भी मैंने बता रखा, भाई बहन पति पत्नी एम्प्लॉय ये सभी आते हैं, या इन बिटवीन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन, ऊपर भी बता रखा मैंने आपको वैसे करके, ठीक है। प्रिंसिपल टू एजेंट
और ये हमने सर्कुलर बता दिया। इस सर्कुलर के अंदर एजेंट का मतलब हमारा वो है जिसके थ्रू हम अपनी इनवॉइसिंग कर रहे होते हैं, उस वाले एजेंट की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो और रिलेटेड पार्टी से हो और बिजनेस पर्पस के लिए इसे भी सप्लाई बना दिया जाता है। ठीक है जी, अब यहां तक की तो हमारी बात हो जाती है। उसके बाद में अगला जो डिस्कशन इसका आता है वो आता है मालिक यहां पर पार्ट बी करके। सप्लाई का मीनिंग तो देख लिया कि कब विद कंसीडरेशन बनती है, 4 मामलों में विदाउट कंसीडरेशन भी बनती है। अब सप्लाई तो बन गई, अब लेकिन ये बताओ सप्लाई किसकी बनी है। एक गाना सुना है आपने, हरियाणवी गाना है, बहू काले की। नहीं सुना है तो सुन के देखना, मुझे तो बहुत पसंद है, बहू काले की। अब ठीक है भाई साहब, ये तो तय हो गया है, बहू तो बन गई है, ओके, इस पर दिक्कत नहीं है। पर ये बताओ भाई साहब, काले की है कि गोरे की है? बहू तो बन गई है, पर काले की है या गोरे की है, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। सप्लाई तो है, पर किसकी? वही तो काले की, मतलब गुड्स की सप्लाई है या फिर सप्लाई आपकी सर्विस की है, ये तय करना बड़ा जरूरी है। तो कहने वाले कह गए कि मान लीजिए भले ही यहां पर गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है कि नहीं? हाँ तो बोल दिया करो, हाँ सर जी ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम कि अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा तो एक शब्द चेक करो, ओनरशिप। क्या ट्रांजैक्शन में उस गुड्स की ओनरशिप चेंज या ट्रांसफर हो रही है या हो जाएगी? जैसे हायर परचेज सिस्टम में होता है कि भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या हो जाएगी तो ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। और अगर ऐसा कुछ नहीं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ना हो रहा है ना होगा, तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट किया जाता है। वैसे करके यहां पर बात हो जाती है। अब देख लीजिए ना मालिक, पढ़कर देख लो आप यहां पे अपने आप कि वेदर सप्लाई किसकी है। तो इसके लिए शेड्यूल 2 में बात करी जाती है। गुड संबंधी ओनरशिप चली जाएगी या चली गई है तो फिर तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, अदरवाइज सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाती है। लैंड और बिल्डिंग के बारे में क्या कहना है? देखिए, लैंड बिल्डिंग के बारे में बाबू मेरे, अगर इसको आप रेंट आउट करते हो फिर तो आपकी ये सर्विस बन जाती है। अगर आप इसे सेल करते हो तो उसमें 2 बातें होती हैं। सेल करने पर अगर कंप्लीट बिल्डिंग है या लैंड है, फिर तो वो ना फिर तो सप्लाई नहीं बनती दरअसल, उस पर फिर जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को आप बेचते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेचते हो तो उसे डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है। तमाम बातें आपकी लिखी हुई है यहां पे आके। मोरओवर सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ये जीएसटी के दायरे में आ जाती है। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो प्रॉपर्टी की सेल करी है वो कंप्लीट प्रॉपर्टी की सेल करी है या फिर इनकम्प्लीट की करी है? तो उसके लिए आपका जो निर्णायक पॉइंट होता है वो है फर्स्ट पेमेंट। चेक करो फर्स्ट पेमेंट कब हुई है। सेलर ने बायर ने सेलर को पहली पेमेंट कब करी, और जिस समय फर्स्ट पेमेंट करी थी उसी समय देखो प्रॉपर्टी कंप्लीट थी या नहीं थी। अगर उस समय प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं थी तो इसका मतलब ये सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है एंड एंटायर अमाउंट विल बी लाइबल टू जीएसटी। ऐसे करके यहां पर हो जाता है। लव यू सर जी, मेरा बच्चा, लव यू। आगे बात करते हैं जॉब वर्क की। अब जॉब वर्क आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, बताइए। हम और हमारी पत्नी गए बाजार में गए, ठीक है। अब पत्नी को एक सूट पसंद आ गया, सूट ले लिया, लेकिन सूट का दुपट्टा जो था वो नहीं था। अब दुपट्टा चाहिए मैचिंग का। भाई साहब हमारी नजरों में तो 4 ही कलर होते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला और ये, बस ऐसे करके। लेकिन लेडीज डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो भैया इन 4 में ना 40 कलर निकल आते हैं। अब पत्नी ढूंढे दुपट्टा, हम घूमे साथ साथ, 10 दुकानों पर देख लिया, भैया मैचिंग का इधर मिला, लेकिन चाहिए बिल्कुल हूबहू वैसा जैसा सूट के मैच का। अब क्या करें? तो बाजार से एक वो कपड़ा, पता नहीं सैटन आता है, कौन सा कपड़ा आता है, एक व्हाइट कलर का कपड़ा आता है, वो कपड़ा लिया बाजार से, प्लेन व्हाइट, और पहुंच गए रंगरेजा के पास में कि भैया इस दुपट्टे को रंग दो, ये रहा सूट, इसके मैचिंग का बिल्कुल हूबहू यही कलर चाहिए। उस रंगरेजा ने उसको देखा, कलर को, सूट को देखकर अपना जो कलर मिक्स मैच किया और रंग कर हमें दुपट्टा वो हमें वापस कर दिया, और अपने रंगाई के पैसे करीब शायद 150 रुपए के आसपास के थे, 150 रुपए रंगाई के उसने पैसे ले लिए। अब इस पूरे घटनाक्रम में वो रंगाई कर रहा था, मैडम देख रही थी कि सही कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और हम देख रहे थे कि जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें। अब यहां पर देखिए, हमने रंगरेजा को जो कपड़ा दिया, बेसिकली दुपट्टा ही था, बेसिकली दुपट्टे कपड़ा व्हाइट कलर का दिया, क्या हमने उसको वो दुपट्टा बेच दिया था? द आंसर इज नो। बेचा नहीं था, भेजा था, दिया था, ट्रांसफर किया था।
तो क्या ये घटना आपकी सप्लाई बनती है कि नहीं बनती? एबीसी टेस्ट पूरा करके देख ले भाई साहब, खड़े खड़े वो रंगाई कर रहा था, हम एबीसी टेस्ट पूरा कर रहे थे वहां पे। एक्टिविटी तो थी, ट्रांसफर तो था, अब बिजनेस था क्या? अब मान लो भाई बिजनेस था हमारा, मान लो हमारा करते ही काम है, हम दुपट्टा ही खरीदवाते हैं, मान लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन कंसीडरेशन नहीं, हमने बेचा नहीं था जो वो हमें दुपट्टे का कंसीडरेशन देता। हमने बाजार से दुपट्टा 500 रुपए का लिया था, वो जो प्लेन दुपट्टा था, उसने 500 रुपए थोड़ा ना दिए, बल्कि उल्टे पैसे लिए उसने हमसे। तो कुल मिलाकर वो घटना आपकी सप्लाई नहीं बनती है, सीधी बात तो ये है। जब सप्लाई नहीं बनती तो जीएसटी जब हमने उसको दिया तो नहीं लगेगा। जब उसने रंग के हमें वापस लौटाया, रंगाया दुपट्टा, तो क्या उसने दुपट्टे को बेच दिया? नहीं, उसने भी भेजा है। तो जब लौटाया गया दुपट्टा, तब भी कोई वो गुड्स वगैरह की सप्लाई नहीं है। लेकिन हां, उस व्यक्ति ने जो अपना काम किया, उसकी रंगाई कर दी कि मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे श्याम सांवरे। तो जो रंगाई का काम किया उसने यहां पर, तो वैसे करके उस व्यक्ति के द्वारा अपनी एक भाई जो पूरी मेहनत कर रहा था, बेसिकली वो मेहनत कर रहा था, लेबल लगा रहा था, लेकिन उस दौरान हमने देखा कि उसने अपने यहां से कलर भी इस्तेमाल किया था। तो लेबर भी है और कलर भी है, सर्विस भी है, गुड्स भी है। हमने कहा भाई साहब आप तो दोनों लपेट रहे हो। कि हाँ, तो 150 रुपए उसने हमसे लिए। तो 150 रुपए कलर के लिए या रंगाई के लिए है, तो दोनों चीजें, सर्विस भी है, गुड्स भी है, लेकिन प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा है? रंग या रंगाई। सर वो रंग नहीं बेच रहा, वो रंगाई के पैसे लेता है। रंग तो एंसिलरी एक्टिविटी है। तो कुल मिलाकर जॉब वर्कर एक सर्विस है। जैसे गदर एक प्रेम कथा है, वैसे ही जॉब वर्क एक सर्विस है, भले ही उसमें गुड्स का एलिमेंट क्यों ना हो। तो जब जॉब वर्कर के पास माल हम देते हैं तो जीएसटी नहीं, जब लौट के आता है तो जीएसटी नहीं होता है। लेकिन जब उसने रंगाई की है तो सप्लायर जॉब वर्कर है, रेसिपिएंट हम हो जाते हैं। इस घटना पर जीएसटी आपका लगा दिया जाएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? और बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आगे समझ में बाबू? जॉब वर्क आ गया समझ में? हाँ तो बोल दिया करो। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। भैया अगर परमानेंट ट्रांसफर कर दोगे, आईटीसी लिया हुआ है, तो भाई सप्लाई, परमानेंट ट्रांसफर का मतलब होता है, परमानेंट ट्रांसफर का मतलब होता है आउट फ्रॉम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आउट हो जाना, इसे तो बोलते हैं किसी और की बैलेंस शीट का हिस्सा बन जाना, तभी तो बोलते हैं परमानेंट ट्रांसफर। अपनी बैलेंस शीट से उठकर किसी और की बैलेंस शीट में पहुंच जाना, ये होता है परमानेंट ट्रांसफर। तो ओनरशिप चेंज हो जाएगी, चेंज होगी तो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर इसे काउंट किया जाएगा। राइट, सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर इसे काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेरी ट्रांसफर है, ओनरशिप नहीं जाती, तो फिर से सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर हम लोग काउंट करके चलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा जी, सेल और सक्सेशन ऑफ रनिंग बिजनेस। सेल और सक्सेशन ऑफ रनिंग बिजनेस को बेच देना, चालू बिजनेस को बेच देना। अब जो बिजनेस होता है ना भाई साहब, अब बिजनेस के अंदर मेरे बच्चा बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको बताऊं, भगवान झूठ ना बुलाए। बिजनेस कोई ऐसे नहीं होता कि बस जरा सा ये बिजनेस है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं यार, है ना। तब जाके कहा जाता है कि हाँ ये एक बिजनेस है। तो जब इस प्रकार की बात हमें देखने को मिलती है तो बताइए फिर वहां पर आप उसे क्या बोलोगे? सप्लाई किस चीज की कही जाएगी? गुड्स की सप्लाई बोलोगे या सर्विस की सप्लाई बोलोगे? सप्लाई किसकी बोलोगे? अरे कुछ तो बोल दो, या ऐसे ही बैठे रहोगे, बोलोगे ही नहीं, गुस्सा हो। ये रहा रंगरेजा, मैंने ढूंढ निकाला, जो था ना रंगरेजा, ये था आदमी, मैंने फोटो खींच लिया था उसका। हाँ यही था, गौर से देखो इस आदमी को, जिसने रंगाई के लिए पैसे लिए थे ना, ये दुपट्टा जो था, वैसे करके मैं ढूंढ निकाला इसको। तो जो बिजनेस होता है, अब बिजनेस में तो भाई दुकान भी है। अब जैसे मान लो ये बिजनेस है, दुकान भी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है, गुड्स भी भरा पड़ा है उसके अंदर, गुडविल वगैरह भी होती है। आप जानते हो भाई दुकान तो दुकान ही होती है, शोरूम होता है। मूवेबल इमूवेबल बहुत सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होती है। तो पूरी की पूरी दुकान की दुकान बेच दी जाए भाई साहब, गुडविल भी गई और जितना भी स्टॉक था वो भी गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो दुकान की दीवारें थी वो सब का सब बेच दिया, 50 करोड़ रुपए में पूरी जड़ समेत दुकान बेच दी। तो बताइए क्या बेचा? क्या गुड्स बेचा? अब गुड्स की परिभाषा बोलती है कि एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जो तुमने बेचा क्या वो सिर्फ मूवेबल था? ना सर जी, वो तो मूवेबल भी था, कुछ और भी था। दुकान तो इमूवेबल होती है ना, तो मूवेबल इमूवेबल सब मिक्स था।
तो गुड्स में तो नहीं आ सकता। एज ए होल पूरा का पूरा जो दुकान गुड्स में तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो सारा का सारा मूवेबल नहीं था। सर्विस की परिभाषा पे टेस्ट करके देखते, वहां जाके टेस्ट करके देखा तो पता लगा कि उसमें लिखा था एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़कर बाकी सब कुछ सर्विस में आ जाता है। तो सेल ऑफ रनिंग बिजनेस को सर्विस में क्लासिफाई करेंगे। हां, वो अलग बात है कि जब एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वहां पर जाकर जब एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर जाकर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और धंधा बंद हो गया, दुकान बंद कर दी, शटर डाउन, लॉकडाउन में बंद हो गई पूरी दुकान, और जो स्टॉक भरा पड़ा था उसे घर लाकर ट्रांसफर कर दिया। बहुत लोगों ने देखा होगा आपने, भाई या तो धंधा पानी बंद होता है तो या तो जो स्टॉक पड़ा होता है हैवी डिस्काउंट पे बेच बाच देते हैं, और जो सेल भी नहीं हो पाता उसे उठा के घर पे लाके रख दिया। तो जो दुकान बंद होने पे सामान घर पे लाके रख दिया, उससे बताइए क्या बोलोगे? सप्लाई ऑफ गुड्स? नहीं सर जी, उसे तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही कहेंगे, क्योंकि वहां पर तो बैलेंस शीट से उठ गया ना, हमारे घर सामान आ गया, मतलब ये कि बिजनेस की बैलेंस शीट से आउट, और जहां बिजनेस की बैलेंस शीट से आउट वहां पर बन गया परमानेंट ट्रांसफर, और वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाता है वैसे करके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का टेम्परेरी ट्रांसफर कॉपीराइट, बाबा रामदेव ने पेटेंट बनाया किसी दवाई का, कोरोना वैक्सीन का पेटेंट दे दिया, टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिया। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हो गया, नेगेटिव एक्टिविटीज हो गई, लीजिंग ऑफ एसेट, ये सब आपके सर्विस कहे जाते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट की सर्विसेज, क्लब अपने मेंबर्स को जो सर्विस देता है तो सर्विस कहा जाएगा, गुड्स देता है तो गुड्स कहा जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशंस यहां पर दी जाती हैं। उसके बाद में आगे आते हैं यहां पर नो सप्लाई, कि किन किन घटनाओं को हम सप्लाई नहीं कहते हैं, वैसी वाली बात यहां पर आती है। तो इसमें बाबूजी बात की जाती है न्यू मैजिक ऑफ WG, न्यू मैजिक ऑफ WG लिकर वाले की यहां पर बात करी जाती है। पता कैसे चलेगा ये सर? आपकी बुक फुली अपडेटेड है क्या? कंपाइलर, ये फुली अपडेटेड किताब है भाई साहब जी। मैं फिर से बता दूं, ये किताब जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये किताब मेरी वेबसाइट carajkumar.com पर अवेलेबल है, फ्री रिसोर्सेज के अंदर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कंपाइलर है उसको आप ले सकते हैं, वो बाय करने के लिए वहां पर अवेलेबल है, उसे आप खरीद सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। यस सर। ठीक है, अक्षय अरोड़ा, मैं बता दूंगा आपको। बच्चा कह रहा सर एक बार इंपोर्ट ऑफ सर्विस बता दो ना, अच्छे से बता दो। चलो मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस बता दे, पर बाबू ये क्वेरी थोड़ा बाद में लूंगा, है ना, ऐसा ना कि बीच में फिर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। जिनको समझ में आ चुका है पहले से, तो मैं बता के जाऊंगा आज ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं कंटिन्यूएशन में चलता हूं, ठीक है ना। सर मेरे पास एडिशन 2021 है, पर वो, चलो पहले मैं अपनी बात निपटाता हूं बाबू, ठीक है। तो आगे आ रहा है न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले की हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक सर जी। तो एन का मतलब हो गया एंटिटी टू एंटिटी, मतलब ये कि एक बंदा विदेश में है और वो किसी दूसरे विदेशी को माल सप्लाई कर रहा है, तो भले ही इस ट्रांजैक्शन करवाने वाला एक इंडियन हो, एक एजेंट है जो इस ट्रांजैक्शन को करवा रहा है। तो USA से माल जा रहा है श्रीलंका, तो इस गुड्स के ऊपर जो गुड्स जा रहा था, क्या GST आना चाहिए? वी आर फॉलोइंग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के मुताबिक इसका जो कंजम्पशन प्लेस है वो इंडिया है ही नहीं, ये तो श्रीलंका में इस्तेमाल होगा, तो लॉजिकल इस पे टैक्स श्रीलंका को मिलना चाहिए, हमें नहीं मिलना चाहिए। तो हम यहां पे GST लगाना नहीं पसंद करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, बहाना लेते हैं कि इसे सप्लाई ही नहीं बनाया जाएगा, इसे सप्लाई मानने से मना कर दिया। बात भी सही है यार, मतलब बाहर से माल बाहर जा रहा है तो तुम GST क्यों लगाओगे कि तू कौन कि मैं खामो खा? अबे 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 भैया, कहां से माल कहां को जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो? हैं? अबे जा रहा माल USA से श्रीलंका है और तुम लगा रहे हो इंडिया में टैक्स, तू कौन के मैं खामो खा? अबे बाहर भागो यहां से, ऐसे करके कर दिया। अच्छा, दूसरा, ये जो इंडियन है, हो सकता है कि भाई अपना यहां पर कमीशन तोड़ रहा हो भाई साहब दोनों तरफ से, अब काम धंधा करके करवा रहा है तो कमीशन तो लेगा ना। तो उस बंदे का जो कमीशन है वो एक प्रकार की सर्विस है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी सर्विस पे GST नहीं लगता, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। गेट नंबर 5 आएगा ना एग्जम्पशन वाला, वहां से इसको एग्जम्पशन दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो है गुड़ भाई साहब, जब गुड़ ही ना दिया तो गन्ने की भी आप कोई रख के मत चलना। वैसे नॉर्मली को बोला जाता है कि गुड़ दे दिया है
गन्ना भी देंगे, मना नहीं करेंगे। तो यहां तो भाई साहब गुड़ ही ना दिया तो गन्ने भी नहीं मिलेंगे, बात खत्म। गुड़ ही ना दिया तो गन्ना भी नहीं दिया जाएगा। तो ये था पहला सीन आपका एनटीटी टू एनटीटी। अच्छा, न्यू मैजिक। ई का मतलब आ रहा है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो जो सैलरी मिलती है उस सैलरी पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। मोरओवर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो होल टाइम जो आपका होल टाइम नीचे बता दो सर, जाना होना, जस्ट ए मिनट प्लीज। हाँ जी मालिक। तो क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि यहां पर ई का मतलब आ जाता है भाई साहब हाँ, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो जो होल टाइम डायरेक्टर होता है ना, तो वो भी आपका एम्प्लॉय ही माना जाता है और अकॉर्डिंगली वो जो सप्लाई दे रहा होता है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। हाँ, जो पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम पे जीएसटी लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज में लगेगा। लेकिन उसमें भी एक बात है कि अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर है और वो आपका गवर्नमेंट बॉडी का है तो सत्यानाश जाए इनका। भाई साहब उसके लिए कह दिया कि ये आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा, इसे सप्लाई नहीं मानेंगे हम और जीएसटी नहीं लगाएंगे। सरकारी है ना, इसलिए सरकारी पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो सप्लाई नहीं माना। लेकिन अगर अदरवाइज है, पार्ट टाइम है, तो उस पर जीएसटी लगता है और रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगता है। आगे चल के यहां पर यह भी देखा जाता है। अब आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए ये यहां पर कस्टम पोर्ट है, ये कस्टम एरिया है, ये कस्टम का पोर्ट आ गया। यहीं पर मान लीजिए कस्टम का वेयर हाउस भी है। एक एरिया कहा जाता है कस्टम एरिया। कस्टम एरिया का मतलब होता है जहां जहां पर कस्टम का कंट्रोल चलता है। भाई एरिया किसने बोलते हैं, जैसे मान लो वैसे नहीं बोलते भाई कि एरिया तो डॉगी का होता है, शेर का कोई एरिया नहीं होता, शेर तो जहां जाता वही इसका। तो मतलब एरिया मतलब कंट्रोलिंग एरिया, मतलब जहां पर आपका नियंत्रण है। तो वैसे ही कस्टम वालों का अगर मान लीजिए इतने एरिया पर कंट्रोल है, तो इसको ध्यान में रख के चलिएगा। अगर कोई गुड्स बाहर से आता है, जब तक, जैसे बसंती, जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांसें चलेंगी, यहां पैर रुके उधर यार की सांसें गई। तो ऐसे ही जो बाहर से गुड्स आता है, जब तक वो कस्टम एरिया में रहेगा तब तक सुरक्षित है। इसे तो बंकर मान लो, बंकर, जहां पर कोई तोप का गोला भी काम नहीं करेगा। जब तक गुड्स बाहर से आया हुआ इंपोर्टेड गुड्स जब तक कस्टम एरिया में है, उस पर कोई किसी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं करी जा सकती, चाहे वो आते आते 50 बार बिक जाए। आते एक्स ने इंपोर्ट किया, वाई को बेच दिया, वाई ने, मैं कह रहा हूं जब तक माल छुड़ाया नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, 50 बार सेल हो जाए, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं जाएगी। अब उस पर जीएसटी भी लगाया जाता है, बेसिकली आईजीएसटी लगाया जाता है। और ये जो जीएसटी है ये कस्टम डिपार्टमेंट को पेबल होता है। आप सभी जानते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के संबंध में जो जीएसटी, वो कहा कि चल भाई कस्टम वाले इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं, सुविधा की दृष्टि से भैया तू जीएसटी भी ले लियो, बाद में हमें दे दियो, फिर ऐसे करके। नहीं तो फिर क्या होगा कि एक ही व्यक्ति से चिपक रहे हैं कस्टम वाले, फिर यहां जीएसटी वाला चिपक गया आके कि मेरा पैसा मुझे दे, दिक्कत हो जाएगी। भैया ऐसे मत करो। उसके साथ में एक ही आदमी ले लेगा दोनों तरह के टैक्स, बाद में आपस में हिसाब किताब करते रहना। कस्टम डिपार्टमेंट भी सेंट्रल डिपार्टमेंट का ही अंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ जीएसटी का भी प्रावधान था। लेकिन अब यहां ध्यान रखना, तू जहां जहां रहेगी मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां रहेगी, तू जैसे कहेगी मैं वैसे करूंगा। तू कहेगी मेरे पैर दबा मैं पैर दबाऊंगा। तू कहेगी कि तू धूप में खड़ा रहा मैं धूप में खड़ा रहूंगा। तू जैसे कहेगी मैं वैसे करूंगा। तू जैसे चाहेगी मैं वैसा बन जाऊंगा। तेरी बन जाएगी राम गुन गाय के। तू जैसे कहेगी मैं वैसा बन जाऊंगा। तो जो चाहेगी वैसा। कौन कह रहा है? जीएसटी कह रहा है इंपोर्ट ड्यूटी से। तो जब तक इस बंकर में जब तक इंपोर्ट ड्यूटी ना लगेगी जीएसटी ना लगेगा, क्योंकि जीएसटी इंपोर्ट ड्यूटी को फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही यहां से बाहर निकलोगे तुरंत यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी का प्रहार होगा और उसी वक्त आकाशवाणी होगी और यहीं पर आईजीएसटी भी लग जाएगा।
कहने का मेरा मतलब है कि अगर एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने जेड को बेचा बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम एरिया, तो इस वाली घटना पर इस सेल के ऊपर जीएसटी ना लगेगा और इसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। जीएसटी लगाना नहीं था इसलिए मना कर दिया कि सप्लाई नहीं माना जाएगा। सो अनटिल एंड अनलेस गुड्स आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम कस्टम एरिया, नो सप्लाई शैल बी कंसीडर्ड, भले ही उसकी कितनी भी बार सेल क्यों ना हो जाए। हमें बताइएगा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बता दोगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। सर फाइनल की भी डाल दो फटाफट प्लीज। ओके मेरे बच्चा, मैं फटाफट डाल दूंगा। मैंने बताया था ना, मेरा आईआरएस का बैच चल रहा था, 19 मार्च को वो कंप्लीट हुआ है। फिर 1-2 दिन में ससुराल घूम के आया, तो अब मैं आ गया आपके पास। अब मैं डेली आपकी क्लास आया करेंगी ऐसे करके, ठीक है। और थोड़ा सुबह का रखना है हिसाब किताब। मैं आज तो खैर थोड़ा तो लेट उठा था, मैं थोड़ा अर्ली राइजर हूं, तो हम सुबह सुबह क्लास किया करेंगे, ठीक है ना। तो आप भी जल्दी उठ जाया करना। सर लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे? अवेलेबल रहेंगे। आगे बात करते हैं तो न्यू मैजिक डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू मतलब कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। एम का मतलब है मॉर्चरी सर्विसेज। शमशान घाट, जब किसी शव को दफनाने, जलाने या किसी और तरीके से अंतिम क्रिया करने के जो पैसे लेते ना भाई साहब, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं आएगा। मोर ओवर, शमशान घाट को जो बस जाती है ना, बस, उस बस के ऊपर भी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं उन पर जीएसटी नहीं लगाना जाएगा, क्योंकि मामला थोड़ा संवेदनशील है यार। और वैसे भी जीएसटी की उम्र ही क्या है, 3-4 साल का तो कुल ये है। 3-4 साल के बच्चे को कोई शमशान घाट ले जाता है क्या? नहीं, कोई बुरी हवा लग जाएगी उसे, इसलिए शमशान घाट में ना जाएगा। यहां तक कि शमशान घाट वाली जो बस होती है ना, उसमें भी वो नहीं बैठता है, उस पर जीएसटी नहीं है। न्यू मैजिक ए का मतलब एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं वो कॉन्टिजेंट एसेट होती है, मतलब वो गुड्स तो होते हैं नो डाउट, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज को बचा लेना, बाकी सब कुछ छोड़ देना। एक किसको बचाना है? बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, उसको तो बचा लिया सरकार ने। यानी बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी जो है वो तो लाइबल टू जीएसटी है, सप्लाई भी है, लेकिन बाकी जो फॉर्म है एक्शनेबल क्लेम की, लाइक अनसिक्योर्ड डेट्स, पेंडिंग लिटिगेशंस वगैरह वगैरह, वो सबको सप्लाई नहीं माना जाता है। एक्शनेबल क्लेम के बाद पीपल ऑन द फ्लोर, मतलब गवर्नमेंट, सरकारी लोग, एमएलए, एमपी, एमएलसी, है ना, और ये कोर्ट कचहरी, ये सब ट्रिब्यूनल वगैरह, इनकी जो सर्विस होती हैं, कोर्ट कचहरी का जितना भी मामला है, या पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बॉडी, ये सब यहां से बाहर कर दिए जाते हैं। सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता रखा है। न्यू मैजिक आई का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कंप्लीट है। सी का मतलब कोर्ट कचहरी वगैरह हो गया। डब्ल्यू जी का मतलब हो गया आर्टिकल नंबर 243 जी और डब्ल्यू के संबंध में जो सर्विसेज आपकी दी जाती हैं, जैसे कि लैंड कंसोलिडेशन की सर्विस होगी, सैनिटाइजेशन की सर्विस हो गई, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा, जो कि संविधान के मुताबिक सरकार को कुछ काम करने होते हैं। अगर सरकार इन कामों को करती है और जनता से नॉमिनल से चार्ज लेती है, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ऐसे करके। लीकर वाले का मतलब हो जाता है कि सरकार से जो लाइसेंस मिलता है शराब को बेचने के लिए, शराब बेचने के लिए मान लीजिए मुझे लाइसेंस लेना है, तो उसके संबंध में यहां जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, जो सरकार को मैंने लाइसेंस लिया है। अब क्यों नहीं कही जाएगी, इसके पीछे एक कारण समझिएगा। 10 लाख रुपए मैंने सरकार को दे दिए हैं, तो यहां पर सप्लायर ऑफ जो सप्लाई है वो सरकार हुई, रेसिपिएंट मैं हुआ। मैं आगे शराब बेचूंगा, मैं शराब बेचूंगा तो मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या इस वाली फीस पर जो सरकार सप्लायर है, कि सरकार जीएसटी का, लाइसेंस फी की बात कर रहा हूं, क्या सरकार जीएसटी भरेगी? सरकार कभी जीएसटी भरना नहीं चाहती। तो क्या रिवर्स चार्ज में मुझे जीएसटी भरना होगा? मेरा तो जीएसटी का वैसे कोई वास्ता ही नहीं है जीएसटी से, क्योंकि मेरा काम धंधा जीएसटी में नहीं आता, तो मुझे आरसीएम में लपेट कर जीएसटी भरवाना कहीं भी उचित नहीं होगा। इसलिए सरकार भरना नहीं चाहती, मुझसे भरवा नहीं सकते जीएसटी, इसलिए कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी की तैसी। इस लाइसेंस वाली बात को, जो 10 लाख रुपए देकर लाइसेंस मिला है शराब बेचने का, इस घटना को सप्लाई मत मानिए और जीएसटी की यहां पर कोई बात नहीं करी जाएगी, वैसे करके यहां पर आ गया जी। अच्छा जी, सत्यम, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं मालिक, ये हमारी बात हो गई न्यू मैजिक ऑफ डब्ल्यू जी लीकर वाले की हमारी बात हो गई। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, जो हमारा रेगुलर बैच होता है, आपको पता है उसमें हम पोर्टर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। यहां भी करूंगा, आपके लिए दिखाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि यहां पे भी ना दिखाऊं, क्योंकि आदत चली थोड़ा ना जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई बेसिकली यहां पर बात होती है बंडल्स की, या कई सारे बंडल होते हैं, गुड्स के, सर्विस के, दोनों के मिला के। अब जो बंडल होता है, एक होता है नेचुरल बंडल, एक होता है आर्टिफिशियल बंडल।
अगर बंडल नेचुरल बंडल है तो उसमें ट्रीटमेंट भी नेचुरल ही देकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बोर्डिंग स्कूल की सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि बच्चा वहां स्कूल में पढ़ने के लिए भी गया है, खाना भी खाता है, सारे काम करता है पढ़ाई को छोड़कर, लेकिन फिर भी मेन एक्टिविटी तो पढ़ाई ही है ना। तो जो माता पिता पैसे दे रहे हैं, सपोज 50,000 रुपए महीने दे रहे हैं, तो 50,000 में वैसे तो कई सारी सर्विस मिल रही है, लेकिन नेचुरली प्रिंसिपली मुख्य सर्विस कौन सी ले रहे हैं, वो है एजुकेशन की। तो पूरे के पूरे 50,000 रुपए को हम एजुकेशन में क्लासीफाई करके चलते हैं, बिकॉज इट्स ए नेचुरल बंडल, और नेचुरल बंडल जहां होते हैं वहां ट्रीटमेंट भी नेचुरल ही दिया जाता है। ऐसे करके वहां पर बात करी जाती है। ठीक है ना जी? ओके गौरव, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। सर सब सेक्शन कोट करना जरूरी है? सब सेक्शन कोट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सिर्फ सेक्शन से काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल बंडल होता है तो फिर वहां पर हमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल का सहारा लेना पड़ता है। कैसे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ठीक है जी। वहां पर अक्कड़ बक्कड़ इसलिए करना पड़ रहा है कि बंडल के अंदर जोन सी भी सप्लाई आपकी हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी कैरी करती है, उसके अंदर उसे क्लासिफाई किया जाता है। क्योंकि बंडल आर्टिफिशियल है तो हमारा ट्रीटमेंट भी, सोल्यूशन भी आर्टिफिशियल ही होगा, वैसे करके बात कर दी जाती है। ठीक है, तो अब पहचान कैसे होगी कि ये बंडल नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है? तो उसके लिए पीएनटी टेस्ट होता है। पीएनटी टेस्ट होता है, यानी कि अगर कोई बंडल पीएनटी टेस्ट पूरा करता है तो वो एक नेचुरल बंडल है। नेचुरल बंडल मतलब कंपोजिट सप्लाई है, जिसमें 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। टी एन का मतलब नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और पी का मतलब है वन ऑफ द सप्लाई आउट ऑफ द बंडल मस्ट बी अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो अगर कंपोजिट बंडल है तो फिर ठीक है, अगर पीएनटी टेस्ट फुलफिल नहीं होता, बंडल तो है पर पीएनटी टेस्ट फुलफिल नहीं होता, तो उसे आर्टिफिशियल बंडल में क्लासिफाई कर दिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के मुताबिक वहां पर बात करके चलेंगे। राइट, तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इसके मैंने दे रखे हैं। ये आगे मिक्स्ड सप्लाई, तो कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। आगे आती है कुछ एक क्लैरिफिकेशंस यहां पर आती हैं। क्लैरिफिकेशंस का सार ये है कि जहां पर हम बात करते हैं कि भैया किताब है, बुक्स है, या कोई ब्रशर्स है एटसेट्रा, या कोई एनुअल रिपोर्ट्स हैं, मतलब जहां पर बेसिकली वो एक बाइंडिंग फॉर्म में आती है, बाइंडिंग फॉर्म में आती है। यूं तो डिटेल में बहुत सारा डिस्कशन मैंने आपको कर रखा था, पूरी पिक्चर दिखा देखोगे, लेकिन इस समय जो मामला है वो रिवीजन का है। तो इस प्रकार के जब बुक फॉर्म में आता है तो जो सप्लायर आदमी है, जो प्रिंटर होता है, पब्लिशर होता है, पेपर भी इस्तेमाल करता है, प्रिंटिंग भी लगाता है, और बहुत सारे कंपोनेंट इस्तेमाल करता है, तो वहां पर इसे एक बेसिकली बंडल सप्लाई कर रहा है। तो बंडल के अंदर मुख्य एक्टिविटी को प्रिंटिंग में क्लासिफाई करके चलते हैं, और बुक्स वगैरह जब सप्लाई करता है प्रिंटर में छाप कर देता है, क्योंकि हमारा उससे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पेपर का नहीं, प्रिंटिंग का होता है। बेसिकली छपाई और छपाई एक प्रकार की सर्विस होती है, उसी के अंदर इसे क्लासिफाई किया जाता है। जहां तक सवाल है, इसी को अगर हम बात करें कि इनवेलप्स, प्रिंटेड कार्ड, लेटर, जो बेसिकली लूज फॉर्म में होते हैं, कोई कोरुगेटेड बॉक्सेस हो गए, इनवेलप्स छपवा लिए, विजिटिंग कार्ड छपवा लिए, तो इसे बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ये पूरी रीजनिंग करके मैंने आपको बता रखी थी। लूज फॉर्म में है तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, और अगर आपका वो बाइंडिंग फॉर्म में है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इंटरस्टेट मूवमेंट की बात करी जाती है। अब जैसे मान लीजिए इंटरस्टेट, जो हम जानते हैं हमारे पास एक प्रिंसिपल है कि जब ट्रांजैक्शन किसी डीम्ड डिस्टिंक्ट के बीच में होती है, और मान लो बीच में यहां बॉर्डर आ रहा है, ट्रांजैक्शन डीम्ड डिस्टिंक्ट के बीच में हो रही है, तो इसमें कहा जाता है कि भले ही ये आपकी एफओसी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, उसके बावजूद भी इसे सप्लाई माना जाता है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए मिस्टर एक्स हैं कोई, ठीक है, और मिस्टर एक्स की यहां पर ये एक ब्रांच है, एक हो गई भाई साहब यूपी की ब्रांच हो गई, और एक आपकी एमपी की ब्रांच हो गई, और मान लीजिए यहां पे स्टॉक ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई स्टॉक ट्रांसफर होता है, एक सवाल पूछूंगा, सारे बच्चे जवाब देंगे उसका। अगर यहां से यहां के लिए स्टॉक ट्रांसफर होता है, मान लीजिए कारों का शोरूम है, कारों का शोरूम है, एक शोरूम से दूसरे शोरूम पर जाती है, तो जब कार का स्टॉक ट्रांसफर होगा तो मुझे बताइए, क्या वो कार जब स्टॉक ट्रांसफर होगी तो इस वाली बैलेंस शीट से कट के अगली वाली बैलेंस शीट में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? क्या ये मूवमेंट बैलेंस शीट से बैलेंस शीट में होगा कि नहीं होगा? यस और नो। मेरे एक शोरूम से दूसरे शोरूम पर, तो भैया इसकी, इस शोरूम की अपनी रजिस्ट्रेशन अलग है, इसकी बैलेंस शीट अलग है, इसकी बैलेंस शीट अलग है, तो जब ये स्टॉक ट्रांसफर होगा
तो ये परमानेंट ट्रांसफर है कि टेम्परेरी है? सब परमानेंट है। अब आगे से माल बेचा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो मूवमेंट हुआ ये बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर आपका होता है, इसलिए इसको यहां पर सप्लाई कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक नई चीज ऐड कर रहा हूं कि जब ट्रांजैक्शन डीम्ड डिस्टिंक्ट के बीच में होती है, एफओसी होती है, आज तक आपने ये 2 लाइन पढ़ी होंगी तो इसको हम सप्लाई बोल देते हैं, लेकिन आज मैं इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि यहां पर जो ट्रांसफर हो वो परमानेंट होना चाहिए, बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर यहां पर होना चाहिए, ओनली देन हम इसको सप्लाई कहकर चलते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाए सामान लेकिन बैलेंस शीट से ट्रांसफर ना हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है, समझो जरा बात को। मान लीजिए यहां पर ये मेरा यूपी डिपो है, यूपी सरकार की बसेस हैं या किसी मिस्टर एक्स की बसेस हैं, ये यूपी डिपो है, ये दिल्ली डिपो है। अब बस दिल्ली से यूपी जाती है, डिपो तो जाती होगी ना। अब एक ही व्यक्ति के 2 कारोबार हैं, ये एक यूपी में एक दिल्ली में है। अब बस जाती है, सुबह को जाती है, शाम को आती है, सुबह को जाती है, शाम को आती है। ये यहां यूपी डिपो की बस थी, यहां से वहां गई, वहां से लौट के फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, क्या इस मूवमेंट में मूवमेंट तो है, इन बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस भी है, लेकिन क्या यहां बैलेंस शीट से बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो रहा है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट ए परमानेंट ट्रांसफर। तो ऐसा वाला ट्रांसफर भले ही डीम्ड डिस्टिंक्ट के बीच में हो, भले ही एफओसी हो रहा हो, इस ट्रांसफर के बदले एक को दूसरे से कंसिडरेशन ना मिल रहा हो, इस घटना को सप्लाई नहीं कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि जब यह परमानेंट ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर होता है, तभी सप्लाई बनती है, अदरवाइज सप्लाई नहीं बनती है। पहले बताइए बात पकड़ में आई या नहीं आई? अगर मान लीजिए मेरी एक क्रेन है, क्रेन, मैं क्रेन का बिजनेस करता हूं, मेरा एक ऑफिस यूपी में है, एक मेरा दिल्ली में है। क्रेन जो यूपी वाले ऑफिस पे रजिस्टर्ड थी, इस वाली बैलेंस शीट में आती थी, इसकी जरूरत दिल्ली पड़ गई कि भैया वहां पर एक नहर साफ होनी, हमने कहा ठीक है भेज देते हैं, वो वहां चली गई। तो क्या हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे? क्या यूपी की बैलेंस शीट से निकाल के दिल्ली की बैलेंस शीट में डालूंगा? ऐसे की तैसे बिल्कुल नहीं डालूंगा, काम खत्म होगा, क्रेन वापस यहां आ जाएगी। तो भले ही डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में हुआ लेकिन परमानेंट ट्रांसफर नहीं हुआ, इसी कारण से इसे हम यहां पर सप्लाई नहीं मानकर चलेंगे। वैसे करके यहां पर बात आ जाती है। उसके बाद यहां पर यह आता है लैब अल्काइल बेंजीन का, ये एक सर्कुलर यहां आपका निकल कर आ जाता है मालिक। अब इसमें एक छोटी सी बात बताइएगा, हम तो डेमो दे डालते हैं क्लास के अंदर, ये टेक्निकल और किताबी लैंग्वेज ज्यादा वो नहीं करती। अब मान लीजिए यहां पर हम एक क्रीम निकालने वाले हैं, हम क्रीम से देसी घी बनाते हैं, हम इसमें निकालते हैं क्रीम। इतना सारा दूध होता है, दूध में से थोड़ी सी क्रीम निकलती है और क्रीम से हम देसी घी बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं। हम तो बाजार से क्रीम ही खरीदते थे, लेकिन अब लॉकडाउन में क्रीम ना मिली, लेकिन दूध तो मिल रहा था ना, तो हमने दूध ही खरीद लिया। अपने प्रेमिसेस पर हमने उसमें से क्रीम निकाल ली और क्रीम निकलने के बाद जो वेस्ट रह जाता, मतलब टोन्ड मिल्क बोलते हैं उसे, जो टोन्ड मिल्क रह जाता है उसका दूध बाकी का उसे वापस कर दिया। दूध में से क्रीम निकाल ली दूध में से क्रीम निकाल ली और बाकी टोन्ड मिल्क उसे वापस कर दिया। तो इनकी हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई वो किस चीज की हुई? क्रीम की कि दूध की? वो कह रहा भाई साहब दूध मिलेगा, क्रीम नहीं। हमने कहा दे दे, दूध दे दे, हमें तो क्रीम चाहिए ना, क्योंकि हमें घी बनाना था। हमने दूध में से क्रीम निकाल ली और क्रीम निकालने के बाद जो बाकी सेपरेटा था, जो टोन्ड मिल्क था, उनको वापस कर दिया। ले भैया, तो मैं पैसे किसके दूंगा, दूध के कि क्रीम के? अरे मैंने क्या लिया है, क्रीम खरीदी है, मैं पैसे क्रीम के दूंगा, जितनी मैंने क्रीम एक्सट्रैक्ट कर ली उसके में से। तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन क्रीम की है, क्रीम का ही मैं पेमेंट करूंगा और क्रीम का ही जीएसटी का रेट लगेगा। यही चीज बताई जा रही है आपकी यहां पर आकर, इस वाले सर्कुलर में आकर आपको यही बताया जा रहा है। राइट, यस। बता देंगे आईओपी एजुकेशन। सर जी जीएसटी का मैक्सिमम रेट 40% है कि 28% है? बच्चा सवाल पूछता है, तो चलो इस सवाल का जवाब भी कर देते हैं। मेरे बच्चा एक बात बता, आईओपी एजुकेशन, तेरे पास बाइक है कि नहीं है? हाँ सर जी मेरे पास बाइक है। गाड़ी भी है? नहीं बाइक ही बता दे बस। तो बाइक में जो मीटर लगा हुआ है उसके मुताबिक, जो मीटर लगा है उसके मुताबिक तेरी स्पीड कितनी आती है? कितने का लगा है स्पीडोमीटर? सर उसमें मीटर लगा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरी बाइक भाग सकती है। अच्छा, लेकिन तू बता एक्चुअल में तूने कभी भगाया अपनी बाइक को? अगर कभी एक्चुअल में भगाया हो तो भाई साहब वो 110 से ऊपर ना गई होगी, 110 किलोमीटर पर आवर से ऊपर न गई होगी। तो बता तेरी बाइक की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 110 की है कि 180 की है? एक्चुअल में 110 भागती लेकिन मीटर में 180 दिखती है। ये माजरा क्या है? माजरा ये है
कि कंपनी ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कहा कि ठीक है हमारी बाइक इतना तक भाग सकती है, लेकिन कोई बेवड़ा अगर भगाने लग जाए तो मारा जाएगा। इस चक्कर में हमने इसको बांध रखा है, लिमिट कर रखा है 110 पे। लेकिन अगर आप चाहें तो एक मैकेनिक के पास में जाइएगा, वहां से खुलवा के आप जो मैक्सिमम स्पीड मीटर के मुताबिक उतनी तक आपकी बाइक भाग जाएगी। वैसे करके यहां पर रखा गया है। जीएसटी का थ्योरेटिकल जो रेट है वो 40% का है, लेकिन एज ऑफ नाउ प्रैक्टिकल एक्चुअल मैक्सिमम रेट 28% का है। इसको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, इसके लिए पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा कि चाहे तो पार्लियामेंट इसे बढ़ाकर भविष्य में 40% तक खींच सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ प्रैक्टिकल जो रेट है वो 28% का है। हमें बता दीजिए भैया, बात समझ में आ गई हो तो। सर भागती नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं। अब आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। तो आगे बोलते हैं। तो ये लैब वाला एग्जांपल हो गया। आगे है इसमें हाँ जी, रीट्रीडिंग ऑफ टायर। रीट्रीडिंग ऑफ जो टायर होती है, सर आपने वैक्सीन ले ली? अभी नहीं ली, लूंगा मैं वैक्सीन, अभी नहीं ली मैंने। यही लास्ट वीडियो में बताया था सर आपने। हाँ वही तो, अब सुनता नहीं ना वो बच्चा वो जी। तो यहां पर आइए जरा, अब हम बात करते हैं आगे की। रीट्रीडिंग ऑफ टायर का मतलब होता है, ये काम मेरठ में बड़े पैमाने पर होता है। जब मैं जाता हूं तो मेरठ में देखता हूं कि पुराना टायर होता है। अब पुराना टायर कुछ दिन और चल जाए, थोड़ी कंजूसी वैसे करनी नहीं चाहिए पर कर लेते हैं। टायर घिस गया था पर इतना भी नहीं घिसा कि डिस्कार्ड कर दो, तो घिसे हुए टायर पर ना रबड़ चढ़ जाती, जिससे कि वो कुछ दिन और चल जाता है। तो इसे बोलते हैं रीट्रीडिंग ऑफ टायर के नाम से इसको जाना जाता है। उसको इस नाम से जाना जाता है, वैसे करके बात करी जाती है मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, मेरे लाल। टायरों पे ना रबड़ चढ़वाई जाती है, ऐसे करके एडिशनल लेयर उसके ऊपर लगा दी जाती है, ऐसे करके। समझ में आ गई ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? घिसे हुए टायरों पर एडिशनल लेयर चढ़ा दी जाती है, और जो टायर ऐसा दिखता है उसको रबड़ चढ़ा के ऐसा बना देते हैं। तो जहां पर आप रबड़ चढ़वाने के लिए जाते हो तो हमें एक बात बताइएगा कि रबड़ चढ़वाने की जो एक्टिविटी, मान लो मैं रबड़ चढ़ाता हूं, रबड़ भी मेरी होगी, चढ़ाऊंगा भी मैं भी, तो एक प्रकार से गुड्स भी मेरा है, सर्विस भी मेरी है। तो मैं बेसिकली आपको दे क्या रहा हूं, चढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण है या रबड़ महत्वपूर्ण है? भैया मैं आपके पास, आप मेरे पास रबड़ खरीदने नहीं आए, रबड़ खरीदने जाते तो कहीं और जाते। यहां तो फैक्ट्री, मेरी जो मशीनरी लगी हुई है सब अकॉर्डिंगली ही लगी पड़ी है, तो उस हिसाब से मैं आपसे यहां पर बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई रबड़ बेचने थोड़ा ना बैठा हूं यहां पे ना। मैं तो भाई साहब यहां, अरे कभी कभी ना चैनल हो जाता है कोई और वीडियो दिखाने से, तो मैं इसको हटा देता हूं। हाँ तो वैसे करके है। तो रीट्रीडिंग ऑफ टायर बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट आपका किया जाता है। और कुछ एक कस्टमर कंज्यूमर फोरम वगैरह को जो चार्ज वगैरह दिए जाते हैं, तो ये कोर्ट कचहरी को दिए जाने वाले चार्जेस की भांति ये भी आपके यहां से अलग हटा दिए जाते हैं, ये भी सप्लाई आपके नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये सप्लाई का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और आपका फर्ज बनता है कि अब फटाफट से अपना कंपाइलर देखें और कंपाइलर को देखकर आप उसे यहां पर किसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व किया जाए। एक बच्चा कहता था इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बता देना सर एक बार से। इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो बता देते हैं, ये आ रही है एक साइड में विद कंसीडरेशन, और एक आती है विदाउट कंसीडरेशन यानी कि एफओसी। जब विद कंसीडरेशन होती है तो ये निश्चित तौर पर आपकी एक सर्विस कही जाती है। विद कंसीडरेशन है तो आपकी ऑलवेज यहां पर सप्लाई कही जाती है जी, सप्लाई आपकी कही जाती है। और चाहे ये आप इसका इस्तेमाल पर्सनल पर्पस के लिए करके चलो, चाहे आप इसका इस्तेमाल किसी बिजनेस पर्पस के लिए करके चलो, ऑलवेज ये आपकी सप्लाई कही जाती है। लेकिन पर्सनल को जरा हाईलाइट करके रखना, ठीक सर जी। उसके बाद में ये सप्लाई अगर लिंकेज करने बैठे तो इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया के बाहर है, और यहां पर ये डेस्टिनेशन इंडिया में है, तो ये इंटर स्टेट बनती है, इस पे IGST लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेबल पर्सन यहां पर कौन बनेगा, हु विल बी द टैक्स पेयर। चूंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे सप्लायर पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। सप्लायर पे कंट्रोल नहीं होता, रेसिपिएंट पे कंट्रोल होता है। तो वैसे करके यहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है। क्या कोई एग्जम्पशन भी होती है कि नहीं? हां जी हां,
अगर आप पर्सनल पर्पस के लेके चल रहे हैं तो इस पे आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। सिर्फ बिजनेस पर्पस वाले जो होते हैं उन्हीं के ऊपर आपका जीएसटी लगाया जाता है। फाइनली पर्सनल पर्पस के लिए है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। वैसे करके बात करेंगे तो आगे चल के नॉर्मल तरीके से कंपटीशन हो जाती है। 10,000 रुपए का चार्जेस हैं तो जो भी जीएसटी का रेट है उसमें बात कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो एफओसी आपकी होती है वो आपकी एक सर्विस तो बन जाती है नो डाउट, लेकिन ये आपकी सप्लाई तब बनती है जब इसमें आपका जो सप्लायर आदमी है वो या तो एक रिलेटेड पार्टी रहा हो या फिर वो डीम डिस्टिंक्ट में फॉल कर रहा हो। ठीक है। नंबर 2, आपका जो यूज कर रहे हो वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो, क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए आपको पता है यार ठीक है यहां सप्लाई बना दिया था लेकिन फाइनली जीएसटी नहीं आता उसके ऊपर, तो कहा कि नहीं भैया बिजनेस पर्पस के लिए है तो ही बनेगा, अदरवाइज वो आपका यहां पर नहीं बनाया जाएगा। और एफओसी हम लेके चल रहे हैं तो ऐसे करके यहां पर इसको हम सप्लाई मानकर चलते हैं और ये इस पर जीएसटी अपना लगा दिया जाता है। फाइनली इसके ऊपर जीएसटी अपना आ जाएगा। आई होप बाबू बात समझ में आ गई होगी। सर जॉब वर्क इज अ सप्लाई और नॉट? यस महक, वो जॉब वर्क एक सप्लाई होता है, वो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है जी। फाइनल की नेक्स्ट रिवीजन वीडियो कब आएगी? या तो आज शाम को आएगी वरना कल सुबह आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से आपका सप्लाई का चैप्टर हुआ कंप्लीट और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। और हमारा अगला चैप्टर कौन सा है? ये भाई साहब टैक्सेबल पर्सन। अगर बाबा की बूटी के मुताबिक आप दर्शन करोगे तो गुड्स या सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई हो गई है। सप्लाई इंट्रा या इंटर कैसे भी हो सकती है, हालांकि इंट्रा या इंटर का डिस्कशन तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी। तो आगे बोलते हैं कि भाई ठीक है ये काम टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होना चाहिए। अगर गुड्स या सर्विस की सप्लाई टैक्सेबल पर्सन के हाथों से नहीं हो रही है तो जीएसटी कानून नहीं लगेगा। टैक्सेबल पर्सन का होना नितांत आवश्यक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा अच्छे से। अच्छा जी। तो कौन टैक्सेबल पर्सन है और कौन टैक्सेबल पर्सन नहीं है, इस बात की हमें यहां पर जांच पड़ताल करनी होती है। बैकग्राउंड बहुत ही शानदार तरीके से लिखी हुई है कि टैक्सेबल पर्सन उसे कहेंगे जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है या रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन है, जिसका रजिस्ट्रेशन है। अब जो रजिस्ट्रेशन होता है ना भाई, ये शादी की तरह होता है कि जिस व्यक्ति की शादी हो गई है उसे शादीशुदा कहा जाएगा, यानी गुड्स या सर्विस की सप्लाई शादीशुदा व्यक्ति के हाथों से होनी चाहिए। अच्छा, शादी कब होती है जी? शादी तब होती है जब आप 18 की उम्र पार कर जाओगे, आपकी उम्र इतनी पहुंच जाएगी। लेकिन हां, बाल विवाह की कुरीति भी यहां पर मौजूद है, बाल विवाह भी संभव है। एक बच्चा 10 साल का मम्मी कहता है मम्मी मैं तो करवाऊंगा, मम्मी मैं तो करवाऊंगा, मम्मी मैं तो अभी करवाऊंगा। हाँ तो करवा ले बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है, अभी करवा ले। लेकिन वो अलग बात है कि बाद में तलाक हो सकता है जल्दी से, लेकिन बाल विवाह की प्रथा भी यहां पर मौजूद है। तो नॉर्मली आपको यहां रजिस्ट्रेशन करवाना है तो शादीशुदा, तो शादीशुदा व्यक्ति यानी रजिस्टर्ड व्यक्ति के हाथों से अगर गुड्स या सर्विस की सप्लाई करी जाती है तो भाई साहब तभी जीएसटी के दर्शन होंगे, वरना जीएसटी दर्शन नहीं देंगे। अच्छा जी। तो देखना ये होगा कि कब कब करवानी पड़ती है शादी, वही सारी बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि ये तो भाई साहब कुंवारे ही रहेंगे हमेशा, इनकी ना होगी कभी भी। कौन कौन है वो? 3 आदमी है, इनकी कभी ना होने की है। ये कभी भी टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेंगे, कभी शादीशुदा नहीं कहे जाएंगे, इन पे कभी जीएसटी की मार नहीं पड़ेगी। कौन कौन है व्यक्ति? पहला, यदि आप एक्सक्लूसिवली अगर आप एक्सक्लूसिवली निम्न कामों में जुड़े हुए हैं तो किसमें? ध्यान दीजिए, एक बड़ा वर्ड है एक्सक्लूसिवली। अगर जुड़े हुए हैं, एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट में भी एक इंडिविजुअल है किसान आदमी, या फिर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वैसे करके हैं, तो फिर आप शादीशुदा नहीं होंगे, आपकी कभी शादी नहीं होगी। ये शराब मिल रहा है सर जी या वरदान मिल रहा है? जीएसटी के एंगल से तो वरदान है ये। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में लगे हुए हैं, अरे सीधी बात है, अगर मैं सारी की सारी सप्लाई एग्जेम्प्ट कर रहा हूं तो बताइए मेरी जीएसटी लायबिलिटी नहीं है। जब जीएसटी भरना ही नहीं है तो भाई साहब कमाऊं किसके लिए? बस शादी क्यों करवाऊं, रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊं जब जीएसटी देना ही नहीं है मैंने? तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, जीएसटी से मुक्ति मिलेगी। तीसरा, अदर नोटिफाइड पर्सन, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, सप्लायर है, रेसिपिएंट को जो भी सप्लाई कर रहा है वो ऑल आरसीएम में फॉल करती हैं, तो आरसीएम फॉल करती तो ये करेगा ना पालन पोषण उसका। मैंने थोड़ा ना कोई जीएसटी भरना है, सप्लायर ने कोई जीएसटी भरना नहीं है, इसलिए यहां सप्लायर को कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं। 3 व्यक्ति जो एक्सक्लूसिवली इन्हीं कामों में लिप्त हैं, या तो खेतीबाड़ी में लिप्त है, या एग्जेम्प्टेड सप्लाई में लिप्त है, या फिर तीसरा आता है कि भाई साहब वो
आरसीएम की सप्लाई में लिप्त है एक्सक्लूसिवली। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम, यानी कि जहां पर रेसिपिएंट को जीएसटी भरना होता है, तो चूंकि यहां पर आपकी जीएसटी लायबिलिटी आती ही नहीं है, इस कारण से ऐसा होता है मालिक। बोले मेरा बच्चा, मेरा लाल। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 24 की बात करते हैं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ये ध्यान दीजिएगा, स्टेप्स हैं। जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो तो पहले ये देखो कि या तो बाहर हो जाएगा या तो बाहर हो ही जाएगा। मतलब अगर मान लो यहां कहीं आपका क्लाइंट फंस गया स्टेप नंबर 1 पर, इन तीनों में से कोई एक हो गया तो रंडवाई मतलब आई मीन टू से कि वो कवारा ही मरेगा। मतलब वो यहां कभी आएगा ही नहीं सर जी, उसकी शादी नहीं होगी, कभी कभी उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है जी। लेकिन अगर वो यहां पर नहीं आता है तो चेक कीजिए, यहां पर यह है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की सौगात, कि यहां 10 लाख 20 लाख या 40 लाख की जो लिमिट्स नॉर्मली देखी जाती हैं वो ना देखी जाएंगी। यहां तो मतलब आपको शादी करवानी पड़ेगी, जबरदस्ती उठा के घोड़ी पे बिठा देंगे भाई साहब, करवानी पड़ेगी, कोई उपचार ही नहीं दूसरा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक गुड्स आता है हैंडीक्राफ्ट, चाहे जो मर्जी हो जाए। हैंडीक्राफ्ट गुड्स कहता है चाहे मैं मर जाऊं पर घोड़ी नहीं चढ़ूंगा, चाहे घोड़ी के पैरों तले दब जाऊं मर जाऊं पर मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा मैंडेटरली। इसका हैंडीक्राफ्ट वाले का रजिस्ट्रेशन चाहे जो मर्जी हो जाए, 10 लाख 20 लाख या 40 लाख जब क्रॉस हो जाएगा ना भाई साहब, तभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा, उससे पहले इसका रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं होगा। दूसरा, एक सर्विस सेक्टर वाले हो गए आपके, जो सर्विस सेक्टर वाले हैं उनको पुराने समय के अंदर एक लिमिट के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। उन्होंने भी कसम खा ली कि भैया हम तो सर्विस है ना, तो हम भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं, हम तो वैसे भी घोड़ी कहां चढ़ते हैं, हम तो सर्विस है ना, हम तो सर्विस हैं, तो हमारा भी रजिस्ट्रेशन 10 लाख 20 लाख या 40 लाख के बाद ही होगा। लड़का घोड़ी चढ़ता, लड़की थोड़ा चढ़ती हैं घोड़ियां। ठीक है जी। तो वैसे करके तो हमारा भी 10 20 40 लाख के बाद होगा, तो वैसे करके इनकी बात होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब पहला ही पॉइंट इसमें आता है कि एक व्यक्ति, सुनो सुनो सुनो, एक व्यक्ति जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स की, सर्विस की नहीं, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चढ़ाना है। इसको जबरदस्ती घोड़ी पे चढ़ा दिया जाएगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा, ऐसे करके। लेकिन सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, ना हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, दो चीजों को छोड़कर। हाउएवर हैंडीक्राफ्ट का मामला है, सर्विस का मामला है, वो 10-20 लाख के बाद ही बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर जी। उसके बदले मेरा बच्चा, मेरा कबूतर। आगे बढ़ते हैं, चलो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो जो झटके वाले लोग होते हैं, कब आएगा मेरे बंजारे, ये काम करके निकल जाते हैं भाई साहब, फिर इसके पीछे गाना गाते रहते हैं, कब आएगा मेरे तेरी बंजारन रसता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे। बंजारे आते हैं, काम करते हैं, 15-20 दिनों में बिजनेस करते हैं और भाई साहब निकल लेते हैं फिर किसी और नए मुकाम की तरफ। दिल्ली का ट्रेड फेयर, हरियाणा से आया, पंजाब से आया, यहां से आया, वहां से आया, काम धंधा किया, रायता फैलाया, मेला खत्म होने के बाद क्या दिखता है, पत्ते ही दिखते हैं चाट मसाले के। नहीं, कितनी बुरी हालत दिखती है। तो गंदगी फैला के यहां चले जाते हैं। दिल्ली सरकार बोलती है भाई साहब इधर आ जाओ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जी, आपसे जीएसटी चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। तो इन व्यक्तियों को एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, एडवांस में जीएसटी का पेमेंट होगा इनका, और इनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, इनके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। और इवन पिछली क्लास में मैंने आपको पोर्टल पे भी दिखाया था कि किस प्रकार से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है और कहां पर इन्हें जीएसटी का पेमेंट करना होता है, मैंने आपको दिखाया था। लेकिन हैंडीक्राफ्ट का मामला है तो वो मैं नहीं चढ़ूंगा घोड़ी। एक गाना भी तो है, घोड़ी पे क्यों नहीं चढ़ा, ऐसे कुछ करके तुमने घोड़ी पे क्यों नहीं चढ़ा, गाना याद नहीं आ रहा यार। घोड़ी पे चढ़ने से एक गाना है कोई, तूने घोड़ी क्यों नहीं चढ़ाया, ऐसे कुछ करके है। द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर रेसिपिएंट जब टैक्स भरता है तो रेसिपिएंट के एंड पर, उसके डोर स्टेप पर 10-20-40 लाख की लिमिट नहीं देखी जाएगी और हर हाल में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा, वैसे करके। ऐसे जो भी आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले हैं, चाहे वो 9(5) के अंदर एचएमटी वाले आया करते थे, होटल अकोमोडेशन वाले, मिसलेनियस यूटिलिटीज वाले, और एक और था कौन सा, एचएमटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर वाले। तो चाहे वो उबर ओला की बात कर रहे हो, चाहे होटल अकोमोडेशन ओयो की बात कर रहे हो, चाहे अर्बन कंपनी मिसलेनियस यूटिलिटीज की बात कर रहे हो, तीनों ही मामलों के अंदर
जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं सबको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अभी मैं आपको बताऊं, जब मैं IRS क्लास में जाया करता था तो वहां पर एक सपोर्टिंग स्टाफ थी, तो सपोर्टिंग स्टाफ ने मुझसे क्वेश्चन पूछा वहां पे जब मैं क्लास में जा रहा था कि सर हम ना गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी वहां पे सपोर्टिंग स्टाफ में, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन हमें यहां पर ना अपना एक बुटीक हम चालू करना चाहते हैं और अपने बुटीक को हमने फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करा दिया है। तो किसी ने हमें बताया है कि हम बुटीक अगर चला रहे हैं और फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करा रखा है तो उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो क्या यह सही है? उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, ये क्या ये सही है? वो सही हमें सलाह मिली है कि नहीं मिली है? और क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हम ये बिजनेस कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए, सलाह दीजिए। हां, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, ये बात भी सही है कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये भी सही है। उनका तीसरा क्वेश्चन ये था कि हम ये चाहते हैं कि हमारा इंडिविजुअल नाम पर जो ऑलरेडी हमारा सेविंग अकाउंट है, हम कस्टमर से जो पेमेंट लेंगे अपने सेविंग अकाउंट में लेंगे, ये गलत है। इसके लिए उनको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट नॉर्मली जीएसटी सर्टिफिकेट के साथ खुलता है, तो पहले आप जीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे। जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर करंट अकाउंट खुलेगा और करंट अकाउंट खुलने के बाद जो भी कस्टमर से रिसीट्स आए तो आप इस अकाउंट के अंदर आप उसे लीजिएगा। तो मैंने बता दिया। मोटी बात ये फिलहाल के लिए कि इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ द बिजनेस थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स एंड यू हैव लिस्टेड योरसेल्फ ऑन ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो वहां आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होता, लेकिन सर्विस घोड़ी नहीं चढ़ेगी, घोड़ी पे चढ़ाया जाएगा सिर्फ गुड्स को। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, ठीक है जी। तो यहां पर ये अगर आप सर्विस में डील करते हैं, यू आर ए रेस्टोरेंट ओनर और आपने अपने आप को स्विगी पर लिस्ट करा रखा है, तो वैसे वाले मामले के अंदर आपको कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो सर्विस सेक्टर में कोई इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है सर जी? हां सर जी, एकदम ठीक है। हां मनमोहन, बोलो क्या कहना चाहते हो? आगे है, तो जो भी आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और कोई भी जो एजेंट, हम जो रेस्पॉन्सिबल एजेंट की बात कर रहे थे ना, रेस्पॉन्सिबल एजेंट जिसके थ्रू इनवॉइसिंग होती है, जब प्रिंसिपल एजेंट की बात करते थे, जो रेस्पॉन्सिबल एजेंट होता है, इस एजेंट को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो एजेंट को करवाना है। अगर आप गुड्स का बिजनेस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करें तो आपको भी करवाना है। जितने ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं इनको करवाना है। इंटरस्टेट सप्लायर गुड्स के हैं तो आपको वहां पर भी करवाना है। हैंडीक्राफ्ट और सर्विस को कभी भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, उनका तो जब है तब चलेगा। सर अब तो सीए बन गए, पर आपकी क्लास में राधे राधे बोलने आ गया। अरे मेरा बच्चा रूपांशु मिगलानी, आजा आजा आजा, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हम तो भाई राधे राधे के भक्त हैं, गुणगान गाते रहते हैं, और जब मेरा मन उदास होता है तो मैं यूट्यूब पर लाइव आ जाता हूं, आपसे कनेक्ट हो जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है, फील गुड। यस, और जहां 2-3 दिन हुए मेरा मन करता है कि मैं आपसे आऊं, आपसे बतियाऊं। यहाँ पे सब पुराने नए पुराने सारे यार दोस्त मिल जाते हैं यहां पर आकर, ठीक है, सब मिल जाते हैं। जो कई साल पहले सीए बन चुके हैं वो भी यहां पर मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। आई हैव ज्वाइंड लेट, ओके सर। ये क्लास अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर? अरे लाइव चल रहा है तो अवेलेबल, मतलब पता नहीं क्या टेंडेंसी है। मैं लाइव दे रहा हूं, अच्छा मैं तो बाद में देखूंगा, रहेगा क्या? अच्छा मैं रिकॉर्डिंग दे दूं, तो लाइव क्यों नहीं देते हो? मनमोहन मेरे लाल मेरे कबूतर, तू सुन मुझे बैठ के, बाकी सारे काम छोड़ दे इस समय। हाँ, मैं भी छोड़ के सारे काम यहीं बैठा हुआ हूं। वैसे रहेगी क्लास, ठीक है। अगर कोई बहुत अर्जेंट काम कर रहा हो तो देख लेना, उसे क्लास रहेगी। सेक्शन नंबर 22 की बात करो। मैं सुनो, बड़ी बात। सेक्शन नंबर 22 तीसरा स्टेप है। अगर आपका क्लाइंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में भी फॉल ना कर रहा हो तो भाई साहब हमारी बात सुनिएगा। तो उसमें तो उसमें क्या बोलते हैं कि स्टेप नंबर, इसके पे चेक करके देखो कि अगर आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है अगर वो कम है या बराबर है, एग्रीगेट टर्नओवर कम है या बराबर है, आपके ऊपर जो लिमिट एप्लीकेबल, ध्यान से सुनना, इसमें गलती करते हो अक्सर आप, आपकी जो एप्लीकेबल लिमिट है उससे अगर वो कम है या बराबर है तो आपको क्या स्टेप में चलना है? पहले स्टेप 1, स्टेप 2 एंड नाउ यू आर एट स्टेप नंबर 3। नाउ यू आर एट स्टेप नंबर 3। सर क्वेरी के लिए कोई नंबर प्रोवाइड करा दीजिए ना। 9810012161 इज माय मोबाइल नंबर। सर आई क्लियर्ड ग्रुप 2 दिस जनवरी अटेम्प्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू मधुर, कंग्रेचुलेशंस। आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। मैं जिस डिपार्टमेंट में हूं बिल्कुल ठीक हूं, ठीक है। हाँ,
तो यहां पर आकर एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका कम बनता है या बराबर है एप्लीकेबल लिमिट से, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। मतलब एक तरह से यह हो गया कि अगर आपकी उम्र 18 बरस से कम है तो रिश्ता चाहे कितना ही शानदार क्यों ना हो, लड़की चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, है ना, कितनी अच्छे परिवार से क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम आ रही है तो वैसे वाले मामले में आपकी उम्र मात्र 16 साल है, आपकी शादी नहीं होगी, दैट्स इट। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल को क्रॉस कर रही है या बराबर नहीं क्रॉस, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 18 ईयर मतलब 18 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं, मुबारका जी मुबारका, आपको शादी के योग्य हैं इस समय। इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ एप्लीकेबल लिमिट, सो फिर आप उन स्टेट के, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको वहां उन स्टेट या यूटी में रजिस्ट्रेशन कराना है जहां जहां से आप, अरे सुन ले ध्यान से, अरे ध्यान से सुन ले, क्या कह रहा हूं, आपको वहां रजिस्ट्रेशन करवाना है जहां जहां से आप टैक्सेबल, अरे सुन ले, टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे। आपको वहां उन स्टेट या यूटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है जहां जहां से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा आकाश, अरे मेरा बच्चा, सर मैं भी बन गया सीए। अरे वाह 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 वाह, आ जाओ, बड़ा मुलाकात है। मैं भाई आपको ना मिलवाना चाह रहा हूं। दरअसल क्या होता है मैं बताऊं, देखो एक बच्चा है 2009 से वो सीए करने में लगा हुआ, 2009 से अब बना है। तो मैं आज क्लास के बाद उनसे बात करूंगा मैं, और मैं चाह रहा हूं कि एक इंटरव्यू उनका भी होना चाहिए। वो इंटरव्यू से उन लोगों को फायदा होगा जो एक बार फेलियर का मुंह देखने पर डिप्रेस हो जाते हैं। मैं नमन करता हूं ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस, इतना संघर्ष, इतना पेशेंस कि 2009 से लेकर अब तक कितने साल हो गए भाई, 12 साल हो गए, 12 साल। शेर ऐसे व्यक्तियों को ही बोला जाता है। शेर का जो सबसे बड़ा गुण है ना, वो ये होता है कुछ भी हो जाए छोड़ेगा नहीं। वो जहां लग गया ना भाई, छोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक, आखिरी सांस तक वो अपने टारगेट को छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही इस बच्चे से, इस हस्ती से, वो दुर्भाग्य था, किस्मत ने कह दिया था कि नहीं तू सीए नहीं बनेगा। इसने कहा ऐसी की तैसी किस्मत की भी मैं सीए बन के दिखाऊंगा। 12 साल लगा दिए इसने। मैं इसका इंटरव्यू लेने वाला हूं मालिक, मैं इससे बात करूंगा। बच्चे से मेरा मन था, लेकिन मैं 2-3 दिन से इधर उधर घूम रहा था, तो आज मैं इनसे बात करता हूं। इससे उन व्यक्तियों को प्रेरणा मिलती है जो एक बार अगर गलती से फेल हो जाए तो ये टूट जाते कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, हारे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका ज्यादा बनता है, 18 लाख से ऊपर बनता है मालिक, तो वैसे वाले मामले में हम क्या करें साहब? वैसे मामले में हम क्या करके चलें? ज्यादा है तो फिर आपको वहां रजिस्ट्रेशन करवाना जहां जहां से टैक्सेबल सप्लाई दे रही थी। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकलता है? एग्रीगेट टर्नओवर को निकालने के लिए आपको 2 शब्दों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। नंबर एक तो आपकी वो आउटवर्ड हो और दूसरी सप्लाई हो। आउटवर्ड सप्लाई सारी की सारी ले लो भाई साहब, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है सारी की सारी ले लो, चाहे वो सप्लाई इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, एनसीएम, आरसीएम, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल, एसटेसी, जो मर्जी हो, आउटवर्ड और सप्लाई है वो सबको जोड़ दो। और जोड़ो भी ऐसे, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। हाय 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 हाय। जोड़ो भी ऐसे कि पूरे देश भर की ऑल इंडिया क्लबिंग कर डालो। पूरे देश भर में जितने भी आपके कारोबार है सबका इकट्ठा कर डालो भाई साहब। ऑल आउटवर्ड सप्लाई सब जोड़ दो, सब, कुछ मत छोड़ो। एनसीएम, आरसीएम वगैरह वगैरह सब। ट्रांसफर टू जॉब वर्कर, ये तो सप्लाई नहीं होता तो ये नहीं जुड़ेगा। इधर इनवर्ड सप्लाई ना, इनवर्ड सप्लाई क्या मतलब है? तुम मुझसे पूछो मेरा अच्छा मैं पूछता हूं, बताओ मेरा साल का टर्नओवर कितना होता होगा? मेरा साल का टर्नओवर कितना होता होगा अनुमानित? कुछ सोच रहे हो?
हाँ, अगर आप सोच रहे हो कुछ तो आप मेरे फीस जो आएगी बच्चों से उसको देख रहे हो या मेरी परचेजिंग को देख रहे हो? आपका ध्यान बिल्कुल भी मेरी परचेजिंग पे नहीं गया होगा, मेरी इनवर्ड सप्लाई पे नहीं गया होगा, आपका गया होगा मेरी आउटवर्ड सप्लाई पे कि मेरे पास कलेक्शंस कितनी होती होगी। दैट्स माय टर्नओवर यार। मेरी परचेजेस ये थोड़ी ना होती है मेरा टर्नओवर ना, ये किसी और का टर्नओवर है जो मेरे पास आ रहा है। तो इनवर्ड सप्लाई को छेड़ेंगे नहीं और आउटवर्ड सप्लाई को छोड़ेंगे नहीं, तो ऑल आउटवर्ड सप्लाई यहां पर बन जाती मेरी ये। अगला नंबर आता है यहां पर कि जो एप्लीकेबल लिमिट होती है ना भाई साहब, ये कैसे निकालते हैं एप्लीकेबल लिमिट? ओले मेरे बच्चों क्या कल 500 करोड़, शिव 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 शिव। यहां पर आइए, एप्लीकेबल लिमिट मेरी क्या होती होगी? इसमें 3 आती हैं 10 लाख की, एक आती है 20 लाख की और एक आती है यहां पर 40 लाख की लिमिट आती। 3 लिमिट यहां पर आपकी आ जाती हैं। अच्छा जी, तो ऐसे करके यहां पर हमारी 5 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का आपका टारगेट है। अच्छा, कुछ 10 करोड़ कुछ 20 करोड़। खैर मेरा ऑब्जेक्टिव टर्नओवर पूछना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव बस आपका ध्यान लगाना था कि आपका कंसंट्रेशन कहां जाता है, मेरे आउटवर्ड पे जाता है या मेरे इनवर्ड पे जाता है। ये मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव था, आपका माइंड टेस्ट करने का। ठीक है, अब टर्नओवर तो इतना है कि दाल रोटी अच्छे से मिल जाते हैं बस, और क्या है। तो कभी कभी पनीर भी खा लेते हैं, पनीर लबाबदार। तो ये आ गया। अच्छा, ये लिमिट कब कब एप्लीकेबल होंगी? अब 10 लाख की लिमिट आपकी कब एप्लीकेबल होती है? यदि 1 नहीं 2 नहीं भाई साहब 4, अगर आप मेहरबान कदरदान साहिबान जिन जिन के जेब में बटुआ रखा वहीं फेंक दें, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका कारोबार इन 4 में से, अगर आप इन 4 स्टेट में से किसी एक से भी टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं, कौन सप्लाई? टैक्सेबल। अगर 4 में से किसी एक से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं तो आपके ऊपर लिमिट 10 लाख की लगेगी। कौन से 4? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं, एग्जम्प्टेड नहीं, टैक्सेबल दे रहे हैं तो 10 लाख की। अगर ऐसा नहीं है तो स्वागत है, दूसरा चेक कीजिए 20 लाख की लिमिट। अगर आप 6 में से किसी एक से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं तो आपकी लिमिट 20 लाख रहेगी। कौन सी? नंबर 1 इसमें आते हैं आपके अरुणाचल, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। रिमेंबर, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल, कंफ्यूज मत होना, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है यूके, उत्तराखंड। फिर है मेघालय, सिक्किम, एंड देन तेलंगाना, पुंडुचेरी, तेल की पूड़ी, तेलंगाना एंड पुंडुचेरी। 6 में से किसी एक में से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं, देन योर एप्लीकेबल लिमिट विल बी 20 लाख रुपीज। अच्छा, 40 लाख की कब लगेगी? अब ध्यान देना, अब इसमें 40 लाख की तब लगेगी मालिक अगर आप ओनली गुड्स का कारोबार करते हैं, ओनली गुड्स का कारोबार करते हैं, और वो भी अदर देन टिप, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, तो आपकी लिमिट रहती है 40 लाख रुपए की। सर स्टेट के नाम याद करने हैं? ओ यस, स्टेट के नाम याद करने हैं। कहां? 10, 4 यहां पर हैं, 6 यहां पर है, नाम याद रखने हैं। बाकी में कारोबार है, यूटी में कारोबार है, तो अगर आपका कारोबार ओनली गुड्स का है अदर देन टिप मतलब टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, तो 40 लाख की लिमिट लगेगी। दूसरा, अगर आप मान लीजिए गुड्स प्लस सर्विस दोनों में डील करते हैं तो लिमिट आपकी 20 लाख रहेगी। अगर आप सिर्फ सर्विस में डील करते हैं बाकी स्टेट से तो भी लिमिट आपकी 20 लाख की ही रहेगी। सर स्टेट का नाम भूल जाते हैं, मुझे कैसे याद है? अभी बताऊंगा आपको जरा। लेकिन एक बात विशेष तौर पे सुनिएगा कि अगर आप गुड्स के साथ साथ आप सर्विस भी देते हैं, लेकिन अगर आपकी सर्विस इंटरेस्ट अर्न करने वाली है तो बताइए लिमिट कौन सी लगेगी? सर्विस वो है जिसमें आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो हमें आप ये बता दीजिएगा मालिक कि इस मामले में मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, 40 लाख की लिमिट रहेगी या 20 लाख की? ये लेटेस्ट अमेंडमेंट थी पिछली बार की। लिमिट कौन सी लगेगी, 20 की या 40 की? टिप में 20 लाख की है, मैं लिखा ना अदर देन टिप। अगर टिप आएगा, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला जो आएगा, तो सरकार जल्दी रजिस्ट्रेशन चाहती है यहां पे, तो उसमें लिमिट मिलती है 20 लाख वाली, उसमें लिमिट मिलती है आपकी 20 लाख वाली लिमिट यहां पर अवेलेबल होती है, 20 लाख वाली। ठीक है जी, टिप में भी। यस सर, तो सर इसमें लिमिट आएगी, इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। ओ शाबाश मेरा बच्चा, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को इग्नोर मारेंगे,
और उसके चलते हुए ऐसे देखेंगे जैसे बंदा गुड्स में ही डील कर रहा है, तो यहां पर भी लिमिट आपकी 40 लाख की ही रहेगी। यहां पर भी लिमिट आपकी, मानव गलती मत कर, यहां पर भी लिमिट आपकी 40 लाख की ही रहेगी। अगर आप देखिए नॉर्मली गुड्स के साथ अगर सर्विस जुड़ती है तो लिमिट 20 लाख होती है नॉर्मली, लेकिन अगर वो सर्विस इंटरेस्ट अर्न करने वाली है तो वहां पर लिमिट आपकी 40 लाख की रहेगी। क्यों, कैसे, सब मैंने लॉजिकली आपको सारी चीजें बता रखी हैं, समझा रखी हैं मालिक। फिलहाल तो रिवीजन आपका चल रहा है, ठीक है जी। एग्जम्पशन इज इंटरेस्ट हियर, यस, लिमिट आपकी 40 लाख की रही। हमने कुछ नहीं देखा है, सब पता है मेरे बच्चा को, सब पता है। तो ये आपका पूरा वो आ गया। 4 स्पेसिफाइड स्टेट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। कुछ तो ऐसे याद करते हैं जैसे नागमणि, नागमणि और पता नहीं क्या बनाते हैं इसको, ट्राई नागमणि ऐसे करके। और ये मुझे तो ऐसे याद है बाय डिफॉल्ट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगले 6 कैसे याद करें हैं, 2 को एक ब्रैकेट में रखा ऐसे करके, एपी यूके भाई, ये तो हो गया एपी और ये हो गया यूके, ये 2 इकट्ठे याद कर लिए। मेघालय, सिक्किम, ये इकट्ठे याद कर लिए मैंने, तो मैं अपना बता रहा हूं। और ये तेल की पूड़ी से याद है मुझे, तेल की पूड़ी, तो तेलंगाना और पुडुचेरी। एपी यूके, मेघालय, सिक्किम, ज्यादा कहानी कोहनी के चक्कर में पढ़ा ही नहीं मैं तो। अरुणाचल प्रदेश, एपी यूके, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, और 2 रह गए तेल की पूड़ी, तेलंगाना, पुडुचेरी। कभी भी याद, कभी पूछ लो मुझसे तो। हाँ, ट्राई नागा मिजो मणि, ट्राई नागा मिजो मणि, हाँ कैसे भी याद रखो, नागमणि मीटर, हाँ मैं बाबू, अले ले 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 ले, ऐसे करके ये आपका पूरा यहां पर आ जाता है। छोटी मोटी बातें और दे रखी हैं कि अगर आप अपना बिजनेस बेच देते हो तो ये जो होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर बेस्ड होता है, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर बेस्ड होता है। तो पैन चेंज होगा तो पैन चेंज होगा तो फिर नए बंदे को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमें बस यही देखना था, रजिस्ट्रेशन लिंक था। सेक्शन 23 आया कि किन किन को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, 3 व्यक्ति थे। सेक्शन 24 यहां पर आया किन किन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, किन किन को मैंडेटरी घोड़ी पर चढ़ना ही चढ़ना है। और उसके बाद में फिर यहां पर आया कि भाई किन का रजिस्ट्रेशन एक लिमिट के बाद होगा, तो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर गया है तो लिमिट कौन सी कब लगेगी, 10 लाख की कब, 20 लाख की कब और 40 लाख की कब, इसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन तय होगा, उसी व्यक्ति को टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। उसके बाद आपका चैप्टर आएगा, यहां पर एग्जम्पशन का चैप्टर आएगा। लेकिन एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं मालिक, ये आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पिछली बार था। एक छोटा सा चेंज यहां पर आया है, वो चेंज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये 1 घंटे का वीडियो है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ। जो मैंने पहले करवाया था वही वीडियो मैं इस बार भी आपको शेयर करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन जो चेंज है वो यही आपको मैं बता देता हूं मालिक। वो एज इट इज बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उसमें करवा रखा है। लॉन्ग टर्म लीज टीटीआर एफएसआई ट्रांसपोर्टेशन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीरा, ये जो आपको दिख रहा है ना येलो पोर्शन, बस इतना सा फर्क है। यहां पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंध में जो इंटरनेशनल जर्नी जो होती है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अब 30 सितंबर 2021 तक एग्जेम्प्ट रहेगा। पहले ये 2020 तक एग्जेम्प्ट था, तो ये तो एक मान के चलो कुछ आया ही नहीं, पॉइंट ना के बराबर है। वो पहले भी एग्जेम्प्ट था और आज भी एग्जेम्प्ट है। मोटी बात ये है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में एग्जाम्पशन थी, वो जैसे पहले थी आज भी वही है। पहले भी एग्जाम्प्ट था, आज भी एग्जाम्प्ट है। ये है बेसिकली नया पॉइंट। बाकी सारी एग्जाम्पशंस आपकी ज्यों की त्यों हैं। कि सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विस, आप जानते हो हम बड़े माहिर हैं इन काम में। मारुति 800 सबसे छोटी कार थी, है ना। कितने आते थे, कम से कम 7-8 तो आराम से घुस जाया करते थे उसके अंदर। आज 7-8 लोग बड़ी गाड़ी में नहीं बैठ पाते, पहले 800 में बैठ जाया करते थे। क्यों? क्योंकि पहले दिलों में जगह थी, भले ही गाड़ी छोटी थी। आज गाड़ियां तो बड़ी हो गई हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं।
इस कारण से आज बड़ी गाड़ी में भी 7-8 लोग नहीं आ पाते और पुराने समय में मात्र मारुति 800 में 7-8 लोग घुस जाया करते थे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है, तो यहां पर हम तो भैया ये सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं। ऑटो में 10 की जगह होती है भाई साहब 25 बैठी होती है सवारी। ऐसे ही 100 सैटेलाइट भेज देते हैं एक साथ। एक बार तो 104 भेजे थे हमने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विस इसरो के द्वारा या और जो अपनी कंपनीज उसमें इन्वॉल्व हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग की स्पेस में भेज देते हैं सैटेलाइट को, वो मंगल। तो वैसे वाले मामले के अंदर जो सर्विस दी जा रही है ट्रांसपोर्टेशन की, सैटेलाइट को लॉन्च करने की वहां पे, तो इस सर्विस पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, एग्जम्पशन दी जाएगी। तो उसके लिए यहां पर बात करेंगे सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया। तो सैटेलाइट लॉन्च की जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज है इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वैसे करके मजा आ गया आपसे पढ़ के और दिल भी खुश हो गया। अरे मेरा बच्चा, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न इज मीनिंग मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। मिक्स और सप्लाई, इसमें ज्यादा चक्कर में क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड। सेल ऑफ गोइंग कंसर्न, रनिंग बिजनेस को सेल करना एग्जेम्प्टेड सर्विस है। सर्विस में आएगा, सर्विस में बाबू, सर्विस में। जब गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो वहां गुड्स की परिभाषा में नहीं आ पाता, एनीथिंग अदर देन गुड्स, उसमें यहां पर ये काउंट किया जाता है। हाँ जी, ठीक है जी। चलो 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 चलो, तो हमारी जो कंपनीज हैं ये इसरो, अंतरिक्ष एटसेट्रा, तो ये विदेशियों को सर्विस दें सैटेलाइट लॉन्च की या देशियों को देके चलें, सरकार को दें, तो वहां पर जो भी सर्विस दे रहे हैं इनके पास में जो भी चार्जेस आएंगे उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ऐसे करके सर ये पेज नंबर बता दो कौन से पेज पर है। हमारी बुक के अंदर यू पेज नंबर 72 पर है भाई साहब, तो मार्क कर लेना पेज नंबर 72 पर, क्योंकि एग्जम्पशन चैप्टर के लिए मैं पिछला वाला वीडियो ही एक बार फिर से आपके साथ में शेयर करूंगा, जहां पर मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ में सारी की सारी एग्जम्पशन आपको करवा रखी हैं अच्छे तरीके से। पैटर्न यही होगा। ठीक, तो आज के लिए मैं आपसे यहीं पर विदा लेना चाहता हूं और आपसे हमारी मुलाकात फिर जल्द होगी। तो इसके बाद 1 घंटे का वीडियो और होगा एग्जम्पशन का, तो आप एग्जम्पशन को वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मैं लाइव क्लास में मिलूंगा आपसे वैल्यूएशन चैप्टर के साथ, यानी कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टाटा एंड लव यू। सर रेस्पॉन्सिबल एजेंट आईटीसी क्लेम कर सकता है? यस, द आंसर इज मानव पांडे कर सकता है। मेरा नंबर है 9810012161 एंड माई वेबसाइट जहां से आपको ये बुक निकालनी है carajkumar.com, carajkumar.com, यहां से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है मानव, सर रेस्पॉन्सिबल एजेंट आईटीसी कर सकता है भैया, कर सकता है और करेगा यार, इसलिए तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं उसका हम। ठीक है, अक्षय मैंने करवा दिया था एफओसी सप्लाई इंपोर्ट वाली। थैंक यू, बाय 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 बाय, टाटा बाय, टाटा लव यू। कोई क्वेरी है, दिक्कत है तो फोन मिला लो यार, क्या दिक्कत है। अभी तो नहीं, अभी तो मतलब खाना वाना खाऊंगा तब फोन तक पहुंचूंगा मैं। ठीक है, चलो मिलता हूं आपसे जल्दी। रिप्लाई कर दिया करो व्हाट्सएप पे। अरे मेरा बच्चा, ठीक है कर देंगे रिप्लाई। लव यू खुशी, you are great, thank you so much खुशी। and sir, if interest earned from other than bank is also exempt? oh yes, बैंक से लिया हो इंटरेस्ट या कहीं और से लिया हो, सब आपका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, बीच में क्वेरी सेशन रख लूंगा किसी दिन, क्योंकि इस क्लास को लेंदी नहीं करते हैं, वरना फिर बच्चा टाइम देख के बोलेगा अरे इतने टाइम में रिवीजन करवाया, इसको लेंदी नहीं करते हैं हम। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू। और हाँ, खुश रहना सीखो लाइफ में, सबसे बड़ी सफलता यह है लाइफ में, खुश रहना सीखो, मौज करना सीखो। ठीक है, बाय, टाटा एंड लव यू, बाय बाय।